तो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखो, हम लोगों ने अभी तक इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये सब पढ़ा है, तो उसी के बेटा कंटिन्यूएशन में ये एक और चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जिस तरह से मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, एक होता है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, जिसमें हम मेंडल वगैरह के बारे में पढ़ा हमने, या लॉज के बारे में पढ़ा। उसके बाद है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोगों ने लिंकेज वगैरह के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ऑब्वियसली ये डील करता है कि जो भी इनहेरिटेंस होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसके लिए एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर डिपेंड है। अब उसकी खोजबीन हुई, पहले तो कोई जानता नहीं था। देखो, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है। एक तो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन, है ना। उसके बाद है डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स है। तो फर्स्ट ये हमें पता ही नहीं था कि यार ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है या कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जो एक्चुअली इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बारे में हमें कोई अंदाजा था नहीं। तो बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपने एक्सपेरिमेंट, है ना, डिजाइन किए। तो मैं होप करता हूँ कि आपने जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको भेजे हैं, है ना, असाइनमेंट्स जो भी है वो आपने सॉल्व किए होंगे। यस, ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन थे इसी चैप्टर के, बहुत सारे हमने नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो भी आपने किए होंगे। देखो, अब यहाँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग सीधा सीधा अपने जो भी स्टडी मटेरियल है उसको हम लोग यूज करेंगे, है ना। शायद ये आपको मिल गया होगा, है ना। तो देखो, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम कवर करेंगे। देखो, जेनेटिक मटेरियल कौन सी चीज है, वो एक पॉइंट है जिसको हम लोग करेंगे। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड है। तो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट, है ना, न्यूक्लिक एसिड ये तो है ही। उसके बाद जैसे कि डीएनए एज वेल एज व्हाट, उसका डीएनए का रेप्लिकेशन, फिर बेटा आरएनए, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए आरएनए ये होने के बाद डेफिनेटली हम जेनेटिक कोड इसको पढ़ेंगे कि कैसे एक्चुअली जो कोडिंग सीक्वेंस काम करता है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत याद भी हो तो हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वगैरह देखा, सीक्वेंसेस के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये जेनेटिक कोड है, ट्रिपलेट कोड होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सेंट्रल डोगमा मतलब देखो, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हाउ डीएनए नोज कि कैसे रेगुलेट करता है कि कब प्रोटीन बनाना है कब नहीं बनाना है, कौन से सेल में प्रोटीन्स को बनाना है, कहाँ पे नहीं प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, ये सब चीजें रेगुलेशन में आती है। हर सेल में हर जीन एक्सप्रेस नहीं होता। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स में ही होता है। तो इसका मतलब क्या बाकी सेल्स में इंसुलिन का जीन नहीं है? तो बाकी सेल्स में भी जीन है, बट वहां पे ही वो सिर्फ, है ना, एक्सप्रेस होता है, बाकी किसी सेल में एक्सप्रेस नहीं होता। तो यार ये कैसे एक्सप्रेशन किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने और कुछ पॉइंट जोड़े हुए जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमारा एंटायर जो जीनोम है, डीएनए है, सीक्वेंसेस है ना, 1.1 मीटर वाला जो भी डीएनए सीक्वेंस है उसके कैसे सीक्वेंसिंग किया गया है, उसका क्या फंडा है। और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। तो फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है, इस तरह से प्लान है ये पूरा चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलो बेसिक हम लोग इंट्रोडक्टरी लेवल पे यहाँ पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, नाउ देखो, इंट्रोडक्शन बड़ा ही सिंपल सा, है ना, चीज है। इसमें क्या है, सबसे पहली बात बेटा कि मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है, हमने तो पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। अगर आप कोई भी लिविंग सेल देखोगे सब में न्यूक्लिक एसिड, मतलब इवन वायरसेस आल्सो हैव द डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये सब, ठीक है। अब इसकी सबसे पहली जो डिस्कवरी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के डिस्कवरीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं,
तो देखो, इट इज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय द फ्रेडरिक मिशर इन 1869। ठीक है, तो ये भाई साहब ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था फ्रॉम द पस सेल्स। ठीक है, और वो एक्चुअली था, है ना, इट वाज एक्चुअली डीएनए बट वाज गिवन द नेम न्यूक्लिन। उन्होंने उसको नाम रखा बेटा न्यूक्लिन। ठीक है, तो न्यूक्लियस से निकाला था न्यूक्लिन, ये नाम रखा मॉलिक्यूल को, द नेम। उसके बाद एक्चुअली न्यूक्लिन को हम लोग बाद में न्यूक्लिक एसिड कहना शुरू करते हैं। ठीक है, ये इसीलिए क्योंकि बाद में हमें पता चला कि ये जो होता है ये न्यूक्लियस में तो पाया जाता ही है, एंड हैविंग द एसिडिक नेचर, इसका एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसीलिए मतलब एर्नॉन जो नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने ये इसका बताया कि नहीं नहीं ये जो है एसिडिक होते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर होता है, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट है ना। इसीलिए फिर हमने उसको बोला कि नहीं नहीं ये न्यूक्लिक एसिड कहो, बेहतर है न्यूक्लिन बोलने से। ठीक है, अब देखो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, एक है डीएनए जिसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है आरएनए जिसे हम लोग कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने इसके बारे में मतलब पढ़ा है बायोमोलिक्यूल ये चैप्टर में, है ना। नेक्स्ट, नाउ आते हैं बच्चों यहाँ, डीएनए ऑकर्स मेनली इन न्यूक्लियस फॉर्मिंग मेजर केमिकल प्रोपोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम के अंदर बेटा डीएनए होता है, कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए डेफिनेटली साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है या प्लास्टिड्स में, मतलब क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, नाउ आरएनए के बारे में अगर बात करोगे तो आरएनए इज मेनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये आरएनए जो होता है वो मोस्टली साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, बट सम अमाउंट ऑकर्स इन द राइबोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में अगर राइबोसोम्स है, आरआरएनए खास करके राइबोसोमल आरएनए जिसको बोलते हैं, तो वहां पे भी आपको राइबोसोम देखने को मिलता है। न्यूक्लियोलस एक ऐसी जगह है जहां पे एक्चुअली आरएनए बनते हैं, इसीलिए डेफिनेटली बेटा यहाँ पे हम न्यूक्लियोलस में भी आरएनए का कंटेंट देखते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली बेटा क्रोमोसोम्स में भी आरएनए होता है। ठीक है, क्रोमेटीन जो है या क्रोमोसोम है वहां पे भी आरएनए होता है। मतलब देखो क्रोमोसोम में मोस्टली तो मेन कंटेंट तो डीएनए है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, बट उसके अलावा क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड होते हैं आरएनए एज वेल एज दी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो चार चीजें आपको हमेशा क्रोमोसोम में देखने को मिलती है। सो डीएनए फॉर्म जेनेटिक मटेरियल, ऑब्वियसली बेटा हम लोग अब जानते हैं कि हाँ इसको जेनेटिक मटेरियल कहो, है ना, किसे, डीएनए को, ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अभी कौन से ऐसे एक्सेप्शन है जैसे कि प्लांट वायरसेस एंड सम बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, तो ये जो है प्लांट वायरस एज वेल एज व्हाट द बैक्टीरियोफेजेस वेयर आरएनए फॉर्म द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है बट वायरसेस में। सो आरएनए मेनली परफॉर्म्स नॉन जेनेटिक फंक्शंस, उसका एक्चुअली वो जेनेटिक फंक्शन नहीं करता है ना, नॉन जेनेटिक फंक्शन करता है। ठीक है, उसका मेन कंट्रीब्यूशन होता है आरएनए का इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन्स बनाने में इसका मदद होती है। तो ये है बेटा सिंपल सा इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट द मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हम लोग सही भाषा में समझे तो देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म में डीएनए का सीक्वेंस चेंज होता है ना, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, तो ऑब्वियसली बेटा उसका प्रोटीन चेंज होगा, और प्रोटीन चेंज होगा तो फिनोटाइप चेंज होगा। तो इसका मतलब ये बहुत सिंपल है कि जो भी कैरेक्टर्स हम लोग इनहेरिट करते हैं उसके लिए एक्चुअली अ केमिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसके स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। या तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ यही एक्चुअली केमिकल बेसिस है इनहेरिटेंस का। ठीक है, कौन से केमिकल की वजह से एक्चुअली इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। तो आज हमने पता किया, हम लोग मैक्सिमली जानते हैं कि वो डीएनए है। ठीक है, नाउ बट पहले तो ये पता नहीं था तो हम लोग देखें, सबसे पहले खोजबीन शुरू हुई कि यार जेनेटिक मटेरियल है क्या चीज। ठीक है, पस सेल्स का सीधा मतलब है बच्चों की, हमें जब वुंड हो जाता है ना, तो पस निकलता है कि नहीं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो जब उन ऐसे सेल्स है जिसमें से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं,
ये भाई साहब तो देखो, यहाँ हॉस्पिटल जो होती है, हॉस्पिटल के आजू बाजू जहाँ बैंडेज निकाल के फेंक देते हैं ना, वहां से इन्होंने पर्स कलेक्ट किया था बहुत सारा। समझ रहे हो? फ्रेडरिक मिक्सचर में। तो डेफिनेट बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो पर्स सेल्स मतलब वही जो डिस्ट्रक्टेड वुंड में से जो ऊज आउट होता है, व्हाइट या येलोइश व्हाइट कलर का, है ना, जिसको हम लोग स्पॉइल्ड ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज अ पर्स। सो देखो, यहाँ अब आते हैं हम लोग जेनेटिक मटेरियल के खोज के लिए। सो इफ वी थिंक अबाउट व्हाट द जेनेटिक मटेरियल, बहुत ही सिंपल बात हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे। इट इज द फुलफिल द फॉलोइंग की रिक्वायरमेंट्स। हम लोग जेनेटिक मटेरियल किस केमिकल को कहेंगे, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल शुड बी कॉल्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसको हम लोग बोले कि हाँ यार ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसीलिए उसके बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। नंबर 1, द जीनोटाइप फंक्शन और रेप्लिकेशन। ये एक चीज है, मतलब है ना, वो जो मॉलिक्यूल है उसने रेप्लिकेशन करना चाहिए, मतलब अपनी एग्जैक्ट कॉपीज जो है जेनेटिक मटेरियल ने बनानी चाहिए। इट शुड फॉर्म इट्स कॉपीज। कॉपीज इसीलिए बनेगी तो ही बेटा वो है ना इंफॉर्मेशन जैसी की वैसी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकती है। द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब सिर्फ कॉपी होने से तो फायदा नहीं है, उसमें स्टोरेज भी होना चाहिए। और वो एक जनरेशन के लिए नहीं तो है ना, आने वाले बहुत सारे जनरेशन्स में वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करे। ठीक है, उसके बाद उसका रेप्लिकेशन होना चाहिए उसी स्टोरेज का, एंड ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन फेथफुली फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में वो इंफॉर्मेशन वैसे के वैसे बेटा ट्रांसफर होनी चाहिए, जानी चाहिए। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एंड अब इसमें एक और मुद्दा है कि जेनेटिक मटेरियल ऐसा भी होना चाहिए कि उसमें म्यूटेशन होने की भी संभावना हो, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़े बहुत म्यूटेशन होने के चांसेस हो। ठीक है, वो ऐसे म्यूटेशंस करे जिससे वेरिएशंस भी आए, ताकि बदलते एनवायरनमेंट के साथ में ये जो है ना कैरेक्टर्स नए नए लाता रहे। ठीक है, और स्पीसीज की कंटिन्यूटी में मदद कर सके। इसीलिए बच्चों यहाँ पे नोटिस करना है कि उस रेप्लिकेशन का क्या मतलब है। रेप्लिका बनाना मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाना होता है। तो वो मोस्टली एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, मतलब कोई चेंज नहीं होने देता सीक्वेंस में। बट ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में ये भी खूबी होनी चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो थोड़े बहुत चेंजेस भी उसमें आने चाहिए, है ना। तो ये जो है डुअल क्या बोलते हैं, हिपोक्रिटिकल पॉइंट्स है, आपको समझ में आना चाहिए कि दो एक्चुअली एंटागोनिस्टिक पॉइंट है। एक समय बोल रहे हैं कि वो एग्जैक्ट कॉपीज करना चाहिए, मतलब बदलना नहीं चाहिए वो, और एक बार हम लोग बोल रहे हैं कि उसमें म्यूटेशन होने चाहिए। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज वो मटेरियल दिखाना चाहिए हमें। ठीक है, सो सेकंड है कि द फिनोटिपिक फंक्शन। अभी जीनोटिपिक तो ठीक है, बट फिनोटिपिकली क्या है, और जीन एक्सप्रेशन जो होता है, इस हिसाब से अगर जेनेटिक मटेरियल को अगर देखें हम लोग जीनोटिपिकली, तो वो खुद जेनेट है ना, जो भी जीनोटाइप है ना, रेप्लिका करे। बट द जेनेटिक मटेरियल मस्ट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब उसमें ये भी खूबी हो कि कैरेक्टर या फिनोटाइप कब एक्सप्रेस करना है, कौन से सेल में एक्सप्रेस करना है, कितना एक्सप्रेस करना है, इसको भी वो रेगुलेट कर सके। ये नहीं कि बस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखे, इतने से नहीं होगा। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको बहुत अच्छा गाना गाना आता है, बट अगर आप दो लोगों के सामने उसको कभी पेश ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। तो एक्सप्रेशन जब सही समय आ जाए, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो द जेनेटिक मटेरियल मस्ट डिक्टेट है ना द ग्रुप्स and differentiation of the organism from the single cell zygote to the mature adult। तो बेटा पूरा एंटायर जो भी ह्यूमन का या ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, उसकी पूरी जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस है, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करे, प्रॉपरली कंट्रोल करे। ठीक है, खुद भी कंट्रोल हो, है ना, सेल्फ रेगुलेटिंग कार्यक्रम हो उसका। ठीक है, तो ये जब चीज करेगा वो मटेरियल, तो ही वो एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल कहलाया जाएगा। टू कंट्रोल दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस द जेनेटिक मटेरियल मस्ट एक्सप्रेस itself accurately and each gene must act at a proper time
and at proper place in a coordinated manner. ठीक है, तो प्रॉपर टाइम में हो, प्रॉपर ये सब हो। इनके अलावा इसमें और एक स्पेशलिटी होनी चाहिए, वो है कि जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी स्टेबल। वो प्रॉपर मतलब स्टेबल कंपोनेंट हो, है ना। अनस्टेबल या मोर हाईली रिएक्टिव कंपोनेंट अगर केमिकल है तो एज ए जेनेटिक मटेरियल वो काम ही नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो? तो जैसे कि मतलब हम लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि व्हाई डीएनए इज मोर प्रिफर्ड एज कंपेयर्ड टू आरएनए। तो व्हाई? बिकॉज मोर स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए। डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल है, डबल स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड है, आरएनए नहीं है ऐसा, है ना। तो ये फर्क है बेटा, इसीलिए उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ बोलो सर, ये सेकंड पॉइंट फिनोटाइप फंक्शन एक और बार समझा सकते हैं? नहीं समझ। बहुत सिंपल है बच्चा। देखो हम लोग कहे कि मैं आपके पास एक मेमोरी कार्ड है, ठीक है, या एक पेन ड्राइव है। अब पेन ड्राइव के दो फंक्शन होते हैं एक्चुअली। पहला है कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, दूसरा उसमें कॉपी किया जा सके, एक ही इंफॉर्मेशन की दो कॉपीज बन सके, ठीक है ना। ये तो है, स्टोरेज तो यस है। सर। बट अगर आपने वो पेन ड्राइव कहीं दूसरे जगह कंप्यूटर पे लेके गए और वो पेन ड्राइव लगाया और पता पता चला कि उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ओपन ही नहीं हो रही है ना। जब राइट टाइम समय आ गया उस समय वो इंफॉर्मेशन ओपन हो, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब उसको वो रन भी तो करना चाहिए ना, बिना रनिंग कैसे हो जाएगा? सही है, सिर्फ स्टोर करने से थोड़ी होता है। तो देखो हमारा पेन ड्राइव है ये, है ना, हमारी सारी इवोल्यूशनरी मेमोरी है बेटा डीएनए में। समझते हो आप? है ना, हम जब जब भी पैदा हुए होंगे अर्थ के ऊपर, जब भी ह्यूमन बीइंग आया है, या हमारा जो पहला बहुत एंसेस्टर जो भी एप लाइक ऑर्गेनिज्म आया, इवन बैक्टीरिया से लेकर के बहुत सारे जीन कॉमन है। तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है डीएनए। बट क्या वो सारी इंफॉर्मेशन हम में एक्सप्रेस होती है? नहीं। तो हम लोग कह रहे हैं कि राइट टाइम पे, राइट प्लेस में, राइट जगह पे वो एक्सप्रेशंस आने चाहिए। तो ही तो बेटा जो एक्चुअली हमारा एक्सप्रेशन है, जो फिनोटाइप है, वो दिखाई देते हैं। ठीक है, जीनोटाइप मतलब स्टोरेज, ठीक है, रेप्लिकेशन, कॉपी, ट्रांसमिशन, बराबर है। बट फिनोटाइप का मतलब है एक्सप्रेशन, प्रोटीन्स बनाने की जो है ना, राइट समय पे प्रोटीन बनाना, उसको रेगुलेट करना कि इतना ही बनाना है, इससे ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करना है, दैट्स ऑल। ये सारी चीजें हैं बच्चों। यस, वेरी क्लियर, है ना। तो ये है बेटा कि जेनेटिक मटेरियल में ऐसी खूबियां होनी चाहिए। अब हमने जब ढूंढा तो यार सबसे पहला तो हमें देखा है प्रोटीन में एक प्रॉब्लम है, वो अपनी कॉपीज नहीं बना सकता। ठीक है, प्रोटीन में ये प्रॉब्लम है। दूसरा आरएनए में ये प्रॉब्लम है कि वो क्या कह सकते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, स्टेबिलिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग डीएनए की तरफ शिफ्ट हुए हैं, बट ये एकदम से एक ही दिन में हुआ नहीं। तो देखो कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जिन्होंने ये प्रूव किया, एविडेंसेस की डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना। नाउ देखो हमें ये को और एक पॉइंट इसके आगे पढ़ना है कि व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, ये भी पढ़ना है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी जेनेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, नाउ एविडेंसेस ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। क्या एविडेंस है? द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय द मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, यहाँ पे हमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट है जो है भाई साहब का ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ प्रिंसिपल का मतलब कोई क्या बोलते हैं, कोई हाइपोथेसिस या कोई रूल या लॉ नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब है सब्सटेंस, कंपोनेंट। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मिंग कंपोनेंट और ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस और ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल और केमिकल। नाउ अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट। आपको ये पहले तो समझना है क्या क्या है। देखो मुद्दा है ग्रिफिथ इन 1928, बहुत पुरानी बात है भाई, injected mice with the virulent and smooth S-type colony with the mucilage form of the Diplococcus pneumoniae। नाउ देखो यार ये ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ में तो आना ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बेसिक लेवल पे लेके चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बैकग्राउंड बना देता हूँ ताकि आप लोग चीजों को थोड़ा ढंग से समझ सको। देखो हमारे पास में एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग डिप्लोकोकस निमोनी कहते हैं, निमोनिया कॉज करता है ये।
ठीक है, माइस में निमोनिया कॉज करता है, हमें पता चला। ना देखो, ग्रिफिथ भाई साहब ने 2 बैक्टीरिया देखे है ना, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को देखोगे तो इस बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल है, दिस इज अ सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, व्हाटएवर डीएनए है, ठीक है। और यहाँ पे जब इस बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर करते हैं इन द पेट्री डिश, ठीक है, जब पेट्री डिश में इसको कल्चर करते हैं तो बच्चों इसका जो कल्चर है वो आपको दिखाई देगा कि वो थोड़ा सा ऐसे रफ दिखाई देता है, मतलब प्रॉपरली स्मूथ वो कल्चर बनाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका सेल वॉल है, रफ होता है, इसीलिए है ना, इसको हम लोग कहते हैं रफ स्ट्रेन, ठीक है। इनको हम लोग कहेंगे रफ स्ट्रेन या तो आर स्ट्रेन। नाउ देखो आर स्ट्रेन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अभी मैं एक दूसरा बैक्टीरिया बना देता हूँ, देखो ये है बैक्टीरिया, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसके ऊपर सेल वॉल है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके ऊपर है ना, यहाँ पे बेटा उसके कैप्सूल भी है, तो इट हैज अ कैप्सूल, ठीक है। नाउ दिस बैक्टीरिया इज कैप्सुलेटेड। तो जब भी हम लोग पेट्री डिश में इनका कल्चर करेंगे, ये जो बैक्टीरिया जिनके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो बच्चों आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि ये जो बैक्टीरिया है इसका जो है ना कल्चर बिल्कुल ऐसे स्मूथ सरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसका कल्चर जो है ऐसा स्मूथ देखने को मिलेगा एकदम, ठीक है। इसकी कॉलोनीज ऐसे रफ नहीं बनाती, इरेगुलरिटी नहीं, स्मूथ ऐसे बनाती है, इसीलिए इसको फिर हमने नाम रखा एस स्ट्रेन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्मूथ कॉलोनी, ठीक है। तो 2 प्रकार की स्ट्रेन हो गई एक ही बैक्टीरिया की, एक बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनी या तो हम लोग इसको स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं, ठीक है। डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, निमोनिया कॉज करता है। नाउ द प्रॉब्लम इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट बेसिक ये है बच्चों, दोनों बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली ये जो आर स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन, ये निमोनिया कॉज नहीं करता, मतलब ये नॉन वायरुलेंट है, और ये है वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब होता है कि ये है वो जो डिसीज कॉज कराता है। नाउ क्वेश्चन आता है व्हाई सर, ये क्यों डिसीज कॉज कराएगा? सिंपल है, क्योंकि इसके ऊपर है ना कैप्सूल है, कैप्सूल हमेशा प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द इम्यूनिटी, डब्ल्यूबीसी से। अभी माइस में डालोगे इसको ना तो ये सरवाइव करेगा, इसको डालेंगे तो ये सरवाइव नहीं करेगा, वही मारा जाएगा तुरंत, क्योंकि उसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है डब्ल्यूबीसी से। तो सिंपल है बच्चों, है ना, दोनों ही एक ही प्रकार के बैक्टीरिया है, फिर भी आर स्ट्रेन निमोनिया कॉज नहीं कर पाता और एस स्ट्रेन निमोनिया कॉज कर पाता है, इतना क्लियर है। इसीलिए एक को हम लोग नॉन वायरुलेंट, नॉन कैप्सुलेटेड, वायरुलेंट कैप्सुलेटेड, ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है, क्योंकि स्मूथ कॉलोनीज बनाता है। नाउ क्वेश्चन ये आएगा, इसलिए क्योंकि बाद में आपको सारा सब समझ में आ जाए, इसीलिए एक बेसिक पॉइंट मैं अभी यहाँ पे बोलता हूँ 2 टाइम्स, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब बच्चों क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाई दिस बैक्टीरिया हैव द कैप्सूल। द सिंपल आंसर ऑफ दिस इज व्हाट, कि इसके डीएनए में कैप्सूल बनाने वाला जीन प्रेजेंट है, इसीलिए। एंड व्हाई it is not, and why there is no capsule on the non-virulent R strain? Obviously the gene is not significant, the gene is not working, or the gene is not present in the non-virulent strain. तो नॉन वायरुलेंट में कैप्सूल बनाने वाला जीन नहीं है और वायरुलेंट में कैप्सूल बनाने वाला जीन प्रेजेंट है, दैट इज द डिफरेंस। मतलब एक्चुअली ये जेनेटिक डिफरेंस है। नाउ बेटा एक मैं पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान से सुनना, मान लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। ये है एक नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, बराबर है ना, ये उसका सेल वॉल है और इसके पास डीएनए है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ एक वायरुलेंट स्ट्रेन है, ये उसका डीएनए है, ये उसका सेल वॉल है और ये उसके ऊपर है कैप्सूल, ठीक है। अगर हम लोगों ने ये किया और इसके ऊपर जीन है, कैप्सूल वाला जीन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पे वो जीन प्रेजेंट है, ऐसे कह देते हैं, तो दिस इज अ जीन।
ना बच्चों एक बात बताओ, अगर मैंने इसको तोड़ दिया, इस बैक्टीरियल सेल वॉल को, कैप्सूल को तोड़ दिया, और कैसे तो भी इसका जो डीएनए है ना यहाँ पे चला गया, ठीक है, और वो जीन भी लेके आया, ठीक है, तो क्या इसके ऊपर कैप्सूल बनेगा? यस। ये तो यस स्मूथ सर। स्ट्रेन है, उसको तो खत्म कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, उसको हीट से मार दिया, बट उसका डीएनए फ्रैगमेंट्स बचे रहे। अभी ये डीएनए फ्रैगमेंट जो है एंटर कर गया इधर, और वो जीन भी लेके गया कैप्सूल वाला, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो बैक्टीरिया है जिसके ऊपर पहले कैप्सूल नहीं बन रहा था बच्चों, है ना, उसके ऊपर क्योंकि उसका जीन आ चुका है इसलिए कैप्सूल बनाएगा। मतलब आर स्ट्रेन से, है ना, आर स्ट्रेन से देखो, आर स्ट्रेन से हमें क्या मिला रे? एस स्ट्रेन मिला, तो हुआ ना ट्रांसफॉर्म, फॉर्म चेंज हुआ ना उसका, आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ। सर ये आपको एक बात और बार समझ में आ समझा रही? सकते हो वो कन्वर्ट हाँ कैसे एक और हुआ? बार, बिल्कुल, ठीक है। तो आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन बन रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जीन उसके पास नहीं था, वो आर स्ट्रेन क्यों था, ये पहला क्वेश्चन है। बिकॉज उसके पास कैप्सूल बनाने वाला जीन नहीं था, ठीक है। हमने क्या किया, इसको हीट किल कर दिया, एस स्ट्रेन को, मर गया ये, ठीक है, और उसी में, है ना, उसके ही ये जो सोल्यूशन है जिसमें ये मर चुका है, इसमें हमने आर स्ट्रेन को रखा। तो आर स्ट्रेन में कैसे तो भी ये जो डीएनए है ना इसका वाला, एस वाले का, वो चला गया। अब वो जीन लेके आ गया कैप्सूल वाला, अगर कैप्सूल वाला जीन कैसे तो भी अगर आर स्ट्रेन में पहुंच जाएगा तो वो भी कैप्सूल बनाएगा, इसीलिए आर स्ट्रेन बिकम्स एस स्ट्रेन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्लियर है क्या बच्चों? है ना? यस सर। बिल्कुल बेसिक लाइन पे चलो। बेसिक लाइन ये है कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में यही हुआ, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एंड दैट्स इट। अभी हम लोग इसी चीज को समझते हैं। देखो ग्रिफिथ भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, देखो ये लिया एक माइस, चूहा लिया है भाई, जिंदा है, इसको इंजेक्शन दिया है आर स्ट्रेन का। अभी आर स्ट्रेन का जब से इसको इंजेक्शन दे दिया, तो बेटा ये जो आर स्ट्रेन वाला जो माइस है ये सरवाइव करता है ना, ये जिंदा ही रहता है, ठीक है, तो इट विल सरवाइव, इसको निमोनिया नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इट विल सरवाइव, ठीक है। नाउ दूसरा एक लेते हैं हम लोग, उसने और एक बार यही किया, एक और माइस लिया, उसको उसने एस स्ट्रेन का इंजेक्शन दे दिया, इंजेक्ट किया उसके ब्लड में। अब जब उसको एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो बेटा हुआ है ना, उसको निमोनिया हो गया यार, और उसकी डेथ हो गई। तो ये जो माइस है इसकी डेथ हो गई भाई, ये बच्चा ने, बड़ी दुख की बात है। बट आगे जो उसने किया ग्रिफिथ ने, वो कमांडेबल है, सोचने वाली बात है ना, ध्यान से देखो। उसने जो तीसरी स्टेप यूज की है वो ही कमांडेबल है। उसने क्या किया, हीट किल किया इन सबको, हीट किल्ड एस्ट्रेन, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें गर्मी बढ़ाई तो सारे मर गए, और मर गए तो ये जो जितने भी मरे हुए हैं उनको इसने इंजेक्ट किया, उसका सॉल्यूशन जो है माइस ने इंजेक्ट किया। अब देखो ये खुद मरे हुए हैं, तो बेटा ये इन्होंने रिएक्शन दी नहीं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उनको तो अच्छा आदत से पहले ही मरा हुआ आ गया, उसको और भी पूरा खा जाते वो मैक्रोफेजेस। तो बेटा इसको निमोनिया नहीं होता और ये सरवाइव करेगा, मतलब माइस को कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आर स्ट्रेन सरवाइव, एस स्ट्रेन डेथ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन सरवाइव। अब जो उसने किया वो बहुत ही जबरदस्त सर कमांडेबल चीज है। हीट हाँ, हीट किल्ड वो नहीं समझा। क्या समझ में है उसमें? बहुत आसान है। अगर एस स्ट्रेन जिंदा है तो वो डब्ल्यूबीसी से लड़ेगा और डिसीज कॉज कराएगा। एस स्ट्रेन खुद ही मरा हुआ है, जिस सॉल्यूशन को आप इंजेक्ट कर रहे हो, तो डब्ल्यूबीसी उसको इजीली खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, तो उसको एक्सप्रेस होने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। क्लियर है? नो सर। आई नॉट, बहुत आसान है बेटा। देखो ये एस स्ट्रेन जब सरवाइव जिंदा है तो माइस के ब्लड में जाएगा, अपनी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करेगा, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, इतना तेजी से मल्टीप्लाई करेगा कि डब्ल्यूबीसी उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा,
और वहां पे उसके लंग्स में जाकर के उसे निमोनिया कॉज करा देगा। इतना क्लियर है? यस सर। अब देखो आपने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल किया, मार दिया उसको, मरा हुआ जो हीट किल्ड एस है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, उसका एक सॉल्यूशन बनाया और उसको बेटा इसके ब्लड में आपने इंजेक्ट कर दिया। अब डब्ल्यूबीसीज आएंगे, देखेंगे यार ये तो फॉरेन पार्टिकल दिख रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी आए हैं वो तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जितना है उतने वो डिटेक्ट हो जाएंगे और डब्ल्यूबीसीज उन सबको खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, तो डिसीज होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। हाँ, तो वही तो हुआ, तो सिंपल तो है, क्लियर है? यस सर, अब क्लियर। तो बहुत, तो ये जो है हिट किल्ड है स्ट्रेन। तो अब यहाँ बहुत नॉर्मल पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे मुद्दे पे आते, उसने एक और जो चौथी स्टेप उठाई ना, वो एकदम किलर है, एकदम किलर। उसने क्या किया, पहले एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इसका सॉल्यूशन बना दिया, मिक्सचर किया, इंक्यूबेट किया, और उसका जो सॉल्यूशन है फिर उसको इंट्रोड्यूस करा दिया बेटा, इंजेक्ट किया इन माइस, है ना। तो शॉकिंग ये था कि आर स्ट्रेन सरवाइव कराता है, डिसीज कॉज नहीं कराता, हीट किल्ड स्ट्रेन डिसीज कॉज नहीं करा पाता, बट जब आर स्ट्रेन को हीट किल्ड स्ट्रेन के साथ में इंजेक्ट किया गया, ठीक है, और उसको देखा गया, तो यार वो माइस को निमोनिया हुआ और उस माइस की डेथ हो गई, ठीक है। जब हमने ये डाइड जो डेथ जो हुआ था, जो डेड माइस है, उसका सीरम निकाला, ब्लड सीरम निकाला, और ब्लड सीरम में से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, तो हमें मिला बेटा एस स्ट्रेन। तो ब्लड में से एस स्ट्रेन निकला, उसका कल्चर किया गया, तो बेटा स्मूथ कॉलोनीज बना रहा है वो। जो डेड माइस है, जिस है ना, उसके ब्लड में से जब हमने बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और उसकी कॉलोनीज बनाई, तो वो स्मूथ स्ट्रेन वाली कॉलोनीज बना रहा है ना। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट। इसका मतलब हुआ क्या कि जो आर स्ट्रेन वाले हमने डाले थे ना विद द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, है ना, वो कैसे तो भी आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए। ग्रिफिथ को उस वक्त डीएनए नहीं पता था, ग्रिफिथ को कोई नॉलेज नहीं था बेटा, जितना हमें आज भी पता है ना, डीएनए होता है, ये होता है ना, ये सब कुछ मैंने आपको समझ में आया इसीलिए पहले ही बताया, बट ग्रिफिथ को नहीं पता था। तो ग्रिफिथ ने बताया कि यार कुछ तो केमिकल कंपोनेंट है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है, उसी को उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। यस, क्लियर है? अब यहाँ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? सब्सटेंस, अ केमिकल which can transform the R strain into, R strain को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो? S strain को, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे पहला जीन ट्रांसफर मेथड था, जो उसको खुद को भी नहीं पता था कि उसने जीन ट्रांसफर बड़ी सक्सेसफुली किया है, ठीक है। एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जीन उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में डाल दिया था बाय दिस मेथड, इंक्यूबेशन। क्लियर है? यस, यस सर। ठीक है। तो ये पहली बार, बट ये भाई साहब ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये बताया, बट ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन्स है कि डीएनए है या आरएनए है या लिपिड है या कार्बो क्या है, ये इसको नहीं पता था। मतलब उसका एग्जैक्ट केमिकल नेचर ग्रिफिथ ने नहीं बताया, बट ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ही कमांडेबल है। आर यू श्योर? यस बच्चों, क्लियर है? यस सर। है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वही बात जो अभी हम लोगों ने देखी अभी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने कहा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये जो एक्सपेरिमेंट हमें दिख रहा है हमको, उसने क्या किया, ठीक है, उसने बहुत ही सिंपल सा काम किया बच्चों, है ना। द माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया, नो डेथ ऑकर्ड व्हेन माइस वर इंजेक्टेड विद द नॉन वायरुलेंट और रफ आर टाइप, ठीक है, इरेगुलर कॉलोनीज फॉर्म और द हीट किल्ड वायरुलेंट फॉर्म, हीट किल्ड किया तो भी डेथ नहीं होती, आर टाइप इंजेक्ट किया तब भी डेथ नहीं होती। हाउएवर a combination of the heat killed and the S types, है ना, heat killed S type and the R type bacteria, death occurred in some mice, है ना, mice में डेथ हो गई।
और ऑटोप्सी की गई, मतलब उसका सीरम निकाल के देखा गया डेड माइस का, तो उससे जो बैक्टीरिया मिले वो सारे एस टाइप लिविंग बैक्टीरिया मिले। मतलब उसमें हमने डाला आर टाइप था और निकला क्या बेटा, एस टाइप। तो फिर ये आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट कैसे हो गया? ऑब्वियसली यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू, मतलब जो भी लिविंग बैक्टीरिया वो एक्चुअली बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर बैक्टीरिया ही बने हैं, आर से एस टाइप बने हैं। नाउ ये बात है बेटा, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और ना है ना एकदम बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का, है ना, 1928। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने स्मूथ वाला डाला सर तो डेथ हो गई है। हाँ बोलो। सर हीट किल्ड वायरुलेंट और वायरुलेंट में फर्क क्या है? अभी तो बताया ना मैंने, हिट किल्ड वायरुलेंट और वायरुलेंट में फर्क क्या है, क्या बताया? नहीं व्हाट मतलब आई टू। सर हाँ वो समझ गया, वो हाँ वायरुलेंट में मर जाएंगे पर हीट हाँ किल्ड में डेथ नहीं होगी। हाँ, पर सर वो दोनों में फर्क क्या है वो? फर्क ही तो बताया। हिट किल्ड वायरुलेंट में उसकी वो डेड है ऑलरेडी बैक्टीरिया, वो जाकर के मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे अंदर, यही तो फर्क है। ओके यस सर समझ गया। हाँ फर्क ही तो बताया मैंने, बिना फर्क के तो समझेगा कैसे, यस है सर। ना। हाँ सो अब यहाँ पे वही बातें है यार, नॉन वायरुलेंट है, माइस की डेथ नहीं होगी। हीट किल्ड एस बैक्टीरिया है, माइस की डेथ नहीं होगी। बट हीट किल्ड एस बैक्टीरिया मिक्स्ड विद द लिविंग आर बैक्टीरिया, अगर ये इंजेक्ट करते तो माइस की डेथ हो गई। ठीक है, ठीक है, और उससे है ना हमें जो फिर आइसोलेशन किया, ऑटोप्सी की, तो हमें जो बैक्टीरिया मिलता है वो बेटा एस टाइप का बैक्टीरिया मिला, आर टाइप डाला एस टाइप निकला। तो उसने कहा कि कुछ तो केमिकल है, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, कोई तो है जो आर को एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा है ना। अभी तो पता नहीं कौन है, बट उसको कहो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, अमुक अमुक तमुक तमुक एक्स वाई जेड ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, है ना। तो समथिंग इज देयर, समथिंग को हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। उसके बाद बेटा, है ना, उसके बाद यहाँ पे आते हैं साइंटिस्ट। वो कौन सा साइंटिस्ट होता है सीआईडी में, है ना, डॉक्टर कौन सा सावन क्या होता है। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे तीन लोग हैं, इन्होंने बताया, इन्होंने अपना अलग दिमाग लगाया, बोलेंगे हम ढूंढेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर। तो साइंटिस्ट का नाम है बेटा एवेरी, ओटी एवेरी, है ना, सी एम मैकलियोड एंड मैककार्टी। एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी 1944। आप इमेजिन करो कितने साल का गैप है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में और इनके एक्सपेरिमेंट में, 28 और ये 44, बात समझ लो, 1944। ठीक है, उस समय इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और मजेदार बात यह है कि 1954 ये ईयर तब है जब हमें डीएनए के मॉडल के बारे में, वो कैसे काम करता है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मतलब इनका काम बहुत ग्रेट है, आप समझो। तो एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी, इन्होंने 1944 में, है ना, एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। क्या किया इन्होंने, बहुत ही सिंपल, दे फ्रैक्शनड हीट किल्ड एज बैक्टीरिया इन डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फ्रैक्शंस। तो उन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया की डेब्रीज है, जो बैक्टीरिया मर गए ना एस टाइप के, है ना, उनसे डीएनए आइसोलेट कर लिया, उनसे बेटा प्रोटीन्स आइसोलेट कर लिए, उनसे आरएनए आइसोलेट कर लिया, उनसे कार्बोहाइड्रेट आइसोलेट कर, और सब अलग अलग फ्लास्क में है अभी हमारे पास में। मतलब एस बैक्टीरिया का डीएनए, एस बैक्टीरिया का आरएनए, एस बैक्टीरिया का प्रोटीन्स, एस बैक्टीरिया का कार्बोहाइड्रेट, ये सब। ठीक है, ये अलग अलग है अभी, अभी केमिकली हमको पता है कि हाँ ये ठीक है। नाउ DNA was divided into two parts, one with the DNAs and the other without it. अब देखो DNAs होता है एंजाइम जो DNA को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, each component was added to different cultures which was provided with the intact DNA. ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम और डेड बैक्टीरिया। अब इसको समझाता हूँ, बड़ी आसान, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है,
यहाँ स्टेटमेंट क्या है देखो, ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ द पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम और डेड बैक्टीरिया टू द लिविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। मतलब एस बैक्टीरिया का डीएनए ही आर बैक्टीरिया के अंदर घुस गया, कैसे तो भी सही है ना, जो कि कैप्सूल वाला जीन लेके घुसा है, और इसी वजह से आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो चुका है। यस, अभी बताया था ना, है ना। तो बेटा ये उन्होंने बताया कैसे किया, देखो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अरेंजमेंट लिए हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन किया और सारी चीजें करी है। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इसको अलग लेवल पे हम समझते। देखो ये है डीएनए ट्रीटेड फिल्ट्रेट, आरएनए ट्रीटेड फिल्ट्रेट, प्रोटीएज ट्रीटेड फिल्ट्रेट, ठीक है, आईआईआर सेल प्लस ये सारे जो है ना, आईआईएस फिल्ट्रेट, ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी। तो यहाँ पे देखना ओनली है ना आर सेल्स मिले, ओनली है ना आईआर प्लस आईएस सेल्स मिले। ठीक है, इस तरह से ये चीज हमें मिली, बट मैं इसको आपको पेन एंड पेपर पे थोड़ा अलग ढंग से और इजी वे से समझाता हूँ, ताकि आप जो कंसेप्ट है उसको सही ढंग से पकड़ पाओ। सी बहुत आसान है बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब इस तरह से लेते हैं। देखो ये है एक टेस्ट ट्यूब बच्चों, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली है ना, हम लोग जो एस स्ट्रेन है ना, एस बैक्टीरिया, उसका जो भी हीट कील्ड है उसको पूरा उसके डेब्रिज डाल देते हैं, सब कुछ डाल दिया हमने, ठीक है। अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लो, ठीक है, एस्ट्रेन है, एस्ट्रेन का डेब्रीज है, और अगर हम लोगों ने है ना इसमें अगर आर स्ट्रेन डाल दिया, आर स्ट्रेन डाल दिया और इंक्यूबेट किया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें थोड़ी देर बाद में यहाँ से जिंदा एस्ट्रेन मिलेंगे। ठीक है, आर स्ट्रेन जो भी हमने डाले हैं वो एस्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं इन टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ, क्योंकि इंक्यूबेशन में हो जाता है। मतलब अभी हमें पता करना है यार ये टेस्ट ट्यूब में ही होता है तो माइस की तो जरूरत है नहीं, पहली बात क्लियर है सबको। अरे बच्चों समझ में आया क्या, मैंने क्या किया, आर स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया लिया, और यहाँ पे पहले हमने एस हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को डाल के रखा है, डेब्रीज को, ठीक है। अब कुछ समय के लिए जब मैंने ये काम किया तो थोड़ी देर बाद मुझे अगेन बेटा एस स्ट्रेन ही मिले, ठीक है। तो इसके हमें पता चलता है कि अरे हाँ इंक्यूबेशन में ये हो जाता है। इतना सबको क्लियर है? यस एवरीवन, है ना। नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान से लिखते हैं। अगर हम फ्रैक्शनेशन कर पाए, अगर हम फ्रैक्शनेशन कर पाए तो मैंने क्या किया, यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ पे मैंने ये टेस्ट ट्यूब लिया, बड़ा ध्यान से देखो, ये टेस्ट ट्यूब है बच्चों। इस टेस्ट ट्यूब में मैं क्या करता हूँ, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाल देता हूँ, कल्चर करता हूँ। अगेन एक और टेस्ट ट्यूब है बच्चों जिसमें मैं आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कल्चर करता हूँ। एक और टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, इसमें भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कल्चर करता हूँ। एक और टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, इसमें मैं अगेन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कल्चर करता हूँ। अब ये मैंने किया, ठीक है। अब जब मैंने ये काम किया तो मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे देखो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसमें क्या डाल दिया, डीएनए कंटेंट डाला, डीएनए ऑफ द एस, ठीक है, डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन। इसमें हम लोगों ने उसका आरएनए डाल दिया, आरएनए ऑफ द एस स्ट्रेन। इसमें बेटा हम लोगों ने प्रोटीन जो निकाले वो डाल दिए, प्रोटीन ऑफ द एस स्ट्रेन, ठीक है। और इसमें बेटा हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट डाल दिए, कार्बोहाइड्रेट ऑफ द एस स्ट्रेन। क्लियर है? नाउ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंटली हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि आर स्ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी आर स्ट्रेन है, यहाँ पे भी आर स्ट्रेन जिंदा है, ये भी सारे बैक्टीरिया जिंदा है। कुछ देर बाद में इंक्यूबेशन करने के बाद मैंने यहाँ से बेटा बैक्टीरिया निकाले, कल्चर किए, तो पता चला कि वो आर स्ट्रेन थे, आर स्ट्रेन ही रहे, ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। यहाँ पे भी वही हो रहा है, आर स्ट्रेन है तो आर स्ट्रेन हुए, ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। यहाँ पे भी वही किया बेटा, आर स्ट्रेन है तो आर स्ट्रेन ही रहे, ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। तो मुझे इससे अंदाजा जरूर आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आरएनए ये तीनों ही मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहने के लायक तो है नहीं। क्यों? क्योंकि उनके प्रेजेंस में हमने तो ये स्ट्रेन की लिया ना, स्ट्रेन का प्रोटीन, स्ट्रेन का कार्बोहाइड्रेट एंड स्ट्रेन का ये, तो इनके प्रेजेंस में तो आर स्ट्रेन जो है आर स्ट्रेन ही रहता है, ऊपर कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। आपको यहां मिलेगा
यहाँ पे आपने आर स्ट्रेन लिविंग रखा था और डीएनए का है ना, डीएनए डाला बेटा एस स्ट्रेन का, और यहाँ पे आपको बेटा एस स्ट्रेन मिलेगा कल्चर मीडिया में, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हुआ है। ठीक है, तो इससे साबित हो जाता है कि डीएनए ही क्या है बच्चों, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, इसको एकदम टैली करने के लिए हम लोग क्या करते, थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ ना, देखो ये टैली करने के लिए मैंने यहाँ पे बेटा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में मैंने जो भी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है ना, हीट किल्ड, ठीक है, उसको भी डाला, जितना भी है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब डाल दिया हीट किल्ड का, आर स्ट्रेन ऑलरेडी है। ठीक है, तो हीट किल्ड का एंटायर सब्सटेंस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और साथ साथ में मैं एक और कंपोनेंट डाल देता हूँ जिसको कहता हूँ डीएनएस। अभी डीएनएस क्या है, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, थोड़ा सा भी डीएनए रहा तो उसको पूरा खत्म कर देगा ये। तो अब आप इमेजिन करो कि इसमें इस टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन लिविंग है, एस स्ट्रेन का प्रोटीन है, एस स्ट्रेन का आरएनए है, एस स्ट्रेन का कार्बोहाइड्रेट है, एस स्ट्रेन के विटामिन है, एस स्ट्रेन के जो भी कंपोनेंट्स है वो सारी चीजें हैं, बट डीएनए नहीं है। तो बेटा और फिर आइसोलेट करके देखो तो अभी भी ये आर स्ट्रेन का आर स्ट्रेन ही है, ऑल्दो सब कुछ है बट डीएनए नहीं है ना। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए नहीं है तो वो कन्वर्ट हुआ नहीं, ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं। तो ये प्रूफ करता है, किस चीज को प्रूफ करता है बेटा, कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। समझ गए ना? तो ये था एवेरी, मैक्लियॉड और मैकार्टी। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट है ना, इनका एक्सपेरिमेंट। तो बहुत से लोगों ने, बहुत से बायोलॉजिस्ट लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया कि यार हाँ यार सही है यार, बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, बट सब लोगों ने खुले दिल से इनको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब ये प्रूफ है ना डायरेक्टली कि अरे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, ये प्रूफ है डायरेक्टली। बट बहुत सारे लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। इसका कारण मैं बताता हूँ। देखो, साइंटिस्ट लोगों का दिमाग थोड़ा अलग चलता है। आप लोग तो कन्विंस हो गए सर ये बढ़िया एक्सपेरिमेंट है ना, है ना? कोई बताएगा, कोई किसी को ऑब्जेक्शन है इसमें? तो ऑब्जेक्शन क्या है मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्शन बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक मर्डर केस है, मर्डर केस हुआ, किसी का मर्डर हुआ है, और एविडेंस के तौर पे जो मर्डर का सीन है वहां पे कुछ हमें हेयर मिले हैं। तो हेयर फॉलिकल उठाए हमने, फॉरेंसिक लैब में भेजे और टेस्ट किया, और पता चला कि एक फलाना फलाना इंसान जो है, जो है ना मर्डर के वक्त वहां मौजूद था, मतलब है ना वहां पे उसके होने के सबूत मिले, क्योंकि उसके ही बाल वहां गिरे थे, हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह हमने की और पता लगा। बट ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। तो क्या बेटा इस बेसिस पे हम लोग उसको अरेस्ट कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, वो दोषी नहीं है। कैसे? नंबर 1 पॉइंट, कि वो वहां मौजूद था ये साबित जरूर होता है, बट उसने ही मर्डर किया ये साबित नहीं होता। ये सर नो क्या? यस सर। बिल्कुल नहीं होता। ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना? वो था मौजूद, ठीक है, वहां पे था, बट उसने ही मर्डर किया ये साबित नहीं होता। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझना है। इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए है, ठीक है, डीएनए के प्रेजेंस में आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ, बट उसने ही किया ये आपको आप कैसे बताओगे? ये ऑब्जेक्शन है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, डायरेक्टली वही उसमें इन्वॉल्व है, डीएनए ही उसमें इन्वॉल्व है, ये आप कैसे बता सकते हो? ये 1944 की बात है, क्योंकि जब डीएनए के स्ट्रक्चर को, जो हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल पढ़ते हैं, ये मॉडल तब डिस्कवर थोड़ी हुआ था, ये तो 1953 में हुआ, वाटसन और क्रिक का। तो बेटा लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, ठीक है तुम्हारा कहना सही है कि डीएनए के प्रेजेंस में होता है, बट डीएनए ही करता है, इसका थोड़ा सबूत बदलाओ तो। अरे सबको समझ में आया पॉइंट क्या है? अल्दो वी फैसिनेटली, हमको तो बड़ा एकदम कन्विंस हो जाते हैं हम लोग, अच्छा ये तो सही है। सो एनीवे, तो ये रहा बेटा एक्सपेरिमेंट एवेरी, मैकलियॉड और मैककार्टी का, जो बहुत ही अद्भुत सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो क्या कहता है देखो, इन्होंने दे फ्रैक्शन द हीट killed S type bacteria DNA, carbohydrate and protein fractions. DNA was divided into 2 parts. ठीक है, one with the DNAs and another with the without it. तो ये क्यों किया मैंने आपको समझाया। ठीक है,
तो हमें ये पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ द पार्ट ऑफ द डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम और डेड बैक्टीरिया टू द लिविंग बैक्टीरिया, है ना। तो ये जो है एवेरी, मैकलियॉड और मैककार्टी ने, ठीक है, सब लोगों का मतलब जो है दिमाग थोड़ा क्लियर किया कि भाई डीएनए ही है जिसके प्रेजेंस में ना, है ना, डीएनए करता है या नहीं, बट डीएनए बाकी तो नहीं करते, प्रोटीन, कार्ब, आरएनए, इनको ये तो होते ही नहीं है। तो डीएनए के ही, है ना, वजह से ही ये होता है, इसलिए डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ये एवेरी, मैकलियॉड और मैककार्टी ने साबित करके दिखा। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट आता है, बहुत बढ़िया, है ना। और वो जो एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बट उसके भी पहले एक और चीज है, एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया और बैक्टीरियल कंजंक्शन। तो कंजुगेशन एक टाइप है, शायद आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में कंजुगेशन पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे है लेडरबर्ग एंड टॉटम नाम के साइंटिस्ट, 1946 discovered the genetic recombination in bacteria from 2 different strains, है ना, through the process of the conjugation। तो कंजुगेशन क्या है कि दो बैक्टीरिया F पॉजिटिव और F नेगेटिव, ये, है ना, कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं और उसके थ्रू प्लाज्मिड्स को ट्रांसफर करते हैं। तो बैक्टीरियम लिया है बेटा इश्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, which can grow in a minimal culture medium and should only। अगर थोड़ा सा भी कल्चर उसमें, है ना, थोड़े मिनरल, थोड़ा ध्यान से, हेलो सर। आवाज, हेलो सर। यस, साउंड आ रही है आपको, वॉइस? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। Yes, sir. आवाज अभी आ रही है क्या? यस, सर अभी थोड़ा Yes, बेटर sir. है। आ रही है। अच्छा ठीक है, सर आप थोड़ा रिपीट कर कनेक्शन सकते हो? चल, हाँ रिपीट करूंगा ना, डोंट वरी अबाउट इट। अब जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा मैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होगी। समझना बहुत जरूरी है ये चैप्टर, मैं पहले ही बता रहा हूँ, है ना, समझना इसमें है पहले, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें रटना नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। तो देखो मुद्दा बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम लोग क्या है कि कंजुगेशन, सर फिर से कंजुगेशन नहीं चालू हो पढ़ा है गया क्या वो। आपने? कंजुगेशन इवन मैंने रिवीजन में भी बताया, इफ यू आर देयर। क्या सर आवाज कट कट रही है एक और बार। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है, क्लियर है? Yes, थोड़ा sir. क्लियर हुआ। ठीक है, देखते हैं, नहीं हुआ क्लियर तो, है ना, इससे कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे नोटिस करते बच्चों, मुद्दा क्या है, बैक्टीरिया जो है इश्चेरिचिया कोलाई, इसका कल्चर किया जा रहा है, ठीक है, and it can synthesize all the necessary vitamins from these raw materials। अब देखो वो बैक्टीरिया, है ना, वो सारी चीजें बना रहा है जो भी छोटा मिनरल है उसमें से, बट its a 2 mutant strains were found to lack the ability to synthesize some of the vitamins necessary for the growth। So this could not grow in the minimal medium till the particular vitamins were not supplied in the culture medium। अब ये जो लीडरबर्ग और टॉटम का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? ये एक्सपेरिमेंट ये सजेस्ट करता है बेटा कि दो प्रकार के इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। दो प्रकार के इश्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया को बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक कौन सा बैक्टीरिया है जो कि मिनरल्स दे दो, थोड़ा शुगर सॉल्यूशन डाल दो, बाकी वो खुद के विटामिन वगैरह सब बना लेगा, ऐसा बैक्टीरिया। दूसरे उसके म्यूटेंट है, दूसरे म्यूटेंट क्या है, वो ऐसे बैक्टीरिया है कि अगर आप उनको मिनिमल मीडिया में रखोगे तो कुछ विटामिन वो नहीं बना पाएंगे। बात क्लियर है? ठीक है, बात समझ रहे हो आपको? यस, उनमें डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी विटामिन की। बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, तो ये दो प्रकार हो गए। नाउ सी, हम लोग बोल रहे है ना, दो जो म्यूटेंट है उसके बारे में बात करते हैं। एक म्यूटेंट है
ठीक है, जिसको हमने एज ए यूज किया एज अ मेल स्ट्रेन, हैड द जेनेटिक कंपोजिशन, उसमें है ना ये है, ये है, ये है, ये सारी चीज जितने भी अमाइनो एसिड्स है वो है, मेथियोनिन, बायोटीन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, है ना, टाइम, ये सब। इट लैक्स द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर विटामिन, है ना। मिथेनिन वो मिथोनाइन एंड बायोटीन ये बना ही नहीं पा रहा, and can grow only in culture medium which contains these vitamins in addition to the sugar and mineral। मतलब देखो, म्यूटेंट जो है स्ट्रेन ए वाला, जब तक आप उसको मिथ्योनिन और बायोटीन ये वाले भी उसको खाने में नहीं डालोगे, कल्चर मीडियम में नहीं डालोगे, तो बेटा वो वहां पे ग्रो नहीं करेगा, सरवाइव नहीं करेगा। मतलब सिर्फ मिनिमल मीडिया पे तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, है ना। उसको ऐसा मीडिया चाहिए जिसमें मिथ्योनिन भी हो और बायोटीन भी हो, तभी वो बेचारा सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाता, है ना। ये है म्यूटेंट स्ट्रेन ए। दूसरा म्यूटेंट लिया उन्होंने, इसमें क्या है ना, हैज अ जेनेटिक कॉम्बिनेशन कंपोजिशन। इसमें क्या है देखो, उसमें मिट प्लस, है ना, बायो प्लस, थ्रियो नेगेटिव, ल्यूसिन नेगेटिव, ये वाला है। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि यार ये थ्रियोनिन, ल्यूसिन और थायोनाइन, ठीक है, ये तीनों चीजों को बना नहीं सकता। मतलब थ्रियोनिन के लिए माइनस है, ल्यूसिन के लिए माइनस है, थियोनाइन के लिए माइनस है। तो बेटा आप लोग देख रहे हो कि ये बैक्टीरिया को जब तक आप थ्रियोनाइन, ल्यूसिन और थियोनाइन ये कंपोनेंट देते नहीं हो उसके कल्चर मीडियम में, तब तक वो वहां पे सरवाइव नहीं करेगा, एंड कैन ग्रो ओनली व्हेन दीज विटामिन्स आर एडेड टू द ग्रोइंग मीडियम। ठीक है, ऐसे दो म्यूटेंट इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के हमने ले लिए। Now these two strains of E. coli are therefore unable to grow in the minimum culture medium when grown separately, but when a mixture of these two strains were allowed to grow in the same medium, a number of colonies were formed, and this indicates that the portion of the donor DNA containing information to manufacture threonine, leucine, and threonine had been transferred and incorporated in the recipient genotype during conjugation। तो ये आप लोगों को समझ में आया क्या? यहाँ पे देखो मुद्दा क्या है। देखो स्ट्रेन ए जो म्यूटेंट बैक्टीरिया है उसमें मिथियोनिन और बायोटीन बनाने की, है ना, उसमें बेटा एबिलिटी नहीं है। स्ट्रेन बी में थ्रियोनिन, ल्यूसिन और थियोनाइन बनाने की एबिलिटी नहीं है, दोनों में डेफिशिएंसी है। ठीक है, जब उनको बेटा हम लोग मिनिमल मीडिया पे ग्रो करते तो वहां पे ये ग्रो नहीं होता, इसको भी मिनिमल मीडिया पे ग्रो करते तो यहाँ पे भी ग्रो नहीं। हमने क्या किया, इन दोनों फ्लास्क में म्यूटेंट ए और म्यूटेंट बी जो है ना उनको मिक्स कर दिया, पहले यहाँ पे मिक्सचर कर दिया, इसमें दोनों भी ए प्लस बी दोनों यहाँ पे, उनका हमने कंजुगेशन होने दिया ए एंड बी का, और फिर इनको बेटा एक कल्चर मीडिया पे ग्रो किया जहां पे, है ना हमने मिथियोनिन ऐड किया है, ना बायोटीन ऐड किया है, ना थ्रियोनिन ऐड किया है, ना ल्यूसिन, ना थियोनाइन, कोई चीज ऐड नहीं करी, तभी भी बेटा ये बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को जीन ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, और ऐसे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए जिसमें डेफिशिएंसी है ही नहीं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया जैसा काम कर रहा है। ठीक है, सो ये जो है बेटा ये एविडेंस है, क्योंकि कंजुगेशन में होता क्या है ना, सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। तो दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ द लेडरबर्ग एंड टॉटम shows that the conjugation results in the transfer of genetic material DNA from one bacterium to another। During conjugation, a cytoplasmic bridge is formed between the conjugation bacteria। क्या आपको ये क्लियर है बेटा एक्सपेरिमेंट? बेटा क्या एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर Yes, sir. है ना? वैसे भी हमने कंजुगेशन के बारे में पढ़ा है, प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एक वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। इवन मैंने आपको इपिजोम बताया था रिवीजन क्लास में, इपिजोम, ठीक है, प्लाज्मिड जो मेन क्रोमोसोम के ऊपर अटैच हो जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे है ना, जो लेडरबर्ग और टॉटम का एक्सपेरिमेंट है वो बड़ा ही सिंपल है, क्लियर है। बट ये जो भी एक्सपेरिमेंट है, ये जो भी है, ये एकदम क्या बोलते हैं ना, हमें क्लियरली विजिबिलिटी नहीं दिखाते। मतलब हम ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते, ब्लाइंडली नहीं कह सकते कि डीएनए ही है, मतलब डीएनए ही ये सब कुछ कर रहा है, ये हमें दिखता नहीं है, इसका एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस हमें नहीं दिखता। तो फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला डायरेक्ट जो एविडेंस है
जो मान ली, सबने बिल्कुल बिना दिक्कत के मान लिया, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? तो बच्चों वो एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेज का, जो उन्होंने किया था 1952 में, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं वैरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कंफर्म दैट द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया enters into the host cell and carries the necessary information for the formation of new phase। देखो अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसको समझाने के लिए मैं कुछ पहले तो आपका बेसिक बैकग्राउंड बनाता हूँ, ठीक है। एक ऐसा बेसिक बैकग्राउंड बना देता हूँ जिसके वजह से एक्सपेरिमेंट आपको तुरंत तो समझ में आएगा। लेट्स मूव टू द पेन एंड पेपर मेथड। देखो मोड पे यहाँ पे आते बच्चों हम लोग। यहाँ पहले बेसिक को समझो, बेसिक बड़ा सिंपल है। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, पहला पॉइंट। देखो डीएनए जो होता है ना, डीएनए के बारे में अगर आप बात करोगे तो बच्चों डीएनए में क्या क्या होता है, डीएनए में क्या होता है ये आपको पता है। मतलब है ना, उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। डीएनए में नाइट्रोजन होता है, डीएनए में फास्फोरस होता है, सब कुछ है। ये सारी चीजें डीएनए में होता है, ठीक है। बट अगर आप प्रोटीन्स के बारे में बात करोगे तो प्रोटीन में क्या क्या होता है? प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बट डीएनए में होता है सल्फर। तो एक्चुअली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यार डीएनए में ऐसी क्या चीज होती है जो प्रोटीन में नहीं होती, तो आप बोलोगे सर ये चीज है ना, फास्फोरस। फास्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नेवर प्रेजेंट इन द प्रोटीन। करेक्ट है, प्रोटीन में नहीं होता फास्फोरस। वैसा ही बेटा ये जो सल्फर है ना, सल्फर इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए। क्लियर है क्या ये? जब आप स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीजें आपको डीएनए में देखने को मिलती है। तो इस एक्सपेरिमेंट का बेसिस ही ये है बच्चों कि डीएनए डू नॉट हैव सल्फर। समझ रहे हो? बेसिक डीएनए डू नॉट है ना, डजंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट दी, है ना, सल्फर। और प्रोटीन Sulfur. में क्या नहीं होता? फास्फोरस नहीं है। इतना क्लियर है? Yes, सबको sir. क्लियर है ना? इसका एक और बेसिस है। तो एक और बेसिस ये है बच्चों कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में एक है वायरस, ठीक है। नाउ दीज वायरसेस आर कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफाज। अब ये जो बैक्टीरियोफाज होते हैं ये डीएनए वायरसेस होते हैं, तो इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और इसके पास कैप्सिड है, ठीक है। सिंपल बात ये है कि कैप्सिड जो होता है बच्चों, कैप्सिड से प्रोटीन से बना होता है और अंदर कौन है बेटा? डीएनए। मतलब इस वायरस में दो ही कंपोनेंट है, या तो प्रोटीन है या तो डीएनए है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये दूसरा बेसिक हुआ, दिस इज द फर्स्ट बेसिक। अंडरस्टैंड? दिस इज द सेकंड बेसिक कि बैक्टीरियोफाज में बैक्टीरिया जो है उसमें प्रोटीन और डीएनए के अलावा कुछ होता ही नहीं है। यस। Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ओके, तो बेटा आवाज आ रही है अभी? यस है ना? यस सर। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग मुद्दे पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट मैंने आपको शेयर किए। पहला था कि डीएनए और जो प्रोटीन है इनमें एक डिफरेंस है ना, केमिकल लेवल पे। दूसरा, वायरस जो है, मतलब जिनको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं, इनमें होते हैं बेटा या तो प्रोटीन या तो डीएनए, मतलब बाहर का कोटिंग प्रोटीन है और बस डीएनए है। ठीक है, नाउ देखो, अब अगर हमने यहाँ पे ऐसा बैक्टीरियल कल्चर बनाया और ये जो मीडियम है ना जिसमें ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, इस मीडियम में अगर हम लोगों ने बेटा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल दिया, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और इस फॉस्फोरस इस मीडियम के ऊपर हम लोगों ने बैक्टीरिया को ग्रो करना शुरू कर दिया, बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनना शुरू हो गई। ऑब्वियसली बेटा ये जो बैक्टीरिया है इनके अंदर, क्योंकि खाना तो इसे खा रहा है, तो इनके अंदर ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हमारा जमा हो जाएगा उनके मॉलिक्यूल्स में, डीएनए में, हर जगह पे। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे, उसके ऊपर इन बैक्टीरिया के ऊपर हमने ये वायरस छोड़ दिए सारे। ठीक है, ये वायरस इनके ऊपर इन्फेक्शन कराएंगे और ये अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो अगर आप इनसे वायरस आइसोलेट करोगे ना, ठीक है, तो आपको जो वायरस मिलेंगे वो बड़े ही अजीब से मिलेंगे। मतलब कैसे मिलेंगे बताओ, इनमें है ना, इनके अंदर का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में तो फास्फोरस होता ही नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी कौन से वायरस में दिखाई देगी बताओ? ठीक है, जो वायरस है ना ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो हो रहे हैं जो कि है ना रेडियो एक्टिव फास्फोरस को खा रहे हैं, उनके सेल्स में बेटा रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। जब ये बहुत सारे वायरस यहाँ से वायरस से इन्फेक्शन करेंगे और जो बहुत सारे वायरस बनाए जाएंगे नए वायरस, तो उनमें भी बेटा जो डीएनए बनेगा वो रेडियो एक्टिव होगा, वो भी रेडियो एक्टिव है। सिंपल है। पर इससे कुछ साबित तो नहीं होता, इससे कुछ साबित नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक और बार, ठीक है, वंस है ना, बहुत, एक और बार यहाँ पे हम लोग लेते बेटा एक और पेट्री डिश। इस पेट्री डिश पे ऊपर बेटा हम लोगों ने न्यूट्रिएंट मीडिया डाला और वही एक्सचेंजिया कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर करना शुरू किया। बट इस बार इसके जो खाने में है ना, जो न्यूट्रिएंट मीडिया है, उसमें हम लोगों ने डाल दिया बेटा रेडियो एक्टिव सल्फर। क्या डाला है? रेडियो एक्टिव सल्फर। बड़े ध्यान से। अब बच्चों जब ये रेडियो एक्टिव सल्फर है तो ये जो बैक्टीरिया है इनके प्रोटीन्स में जो सल्फर आएगा वो रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा। मतलब बैक्टीरिया जो है, सब बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव सल्फर आ चुका है। और जब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इन बैक्टीरिया के ऊपर इन वायरस को है ना, बैक्टीरिया फेक्स को, बैक्टीरियोफेज को जब छोड़ देंगे कल्चर करने के लिए, तो ये वायरस क्या करते हैं, इन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो होते हैं और अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। वायरस का तो यही है। तो जब यहाँ पे ये ग्रो होंगे तो बच्चों आपको एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिलेगी कि जितने भी नए वायरस बनेंगे ना, उन सब में उनका जो फॉस्फोरस वाला जो पोर्शन है डीएनए, उसमें रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं दिखेगी, बट आपको रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी इन प्रोटीन्स। ठीक है, इससे भी कुछ साबित थोड़ी होता है। क्लियर है? आपको कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? यस तो सर। ये ठीक है, एक्सपेरिमेंट एक और बार शॉर्ट में समझो। अभी एक्सपेरिमेंट शुरू ही नहीं हुआ, ये तो बैकग्राउंड है। ठीक है, मुझे चाहिए थे ऐसे बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जिनमें डीएनए रेडियो एक्टिव हो। मैंने बनाया, कैसे बनाया देख लो, है ना। बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के कल्चर मीडियम में ग्रो किया, उन बैक्टीरिया के ऊपर वायरस को डाल दिया। जो वायरस वहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके डीएनए में फॉस्फोरस आ चुका है। ठीक है, तो मुझे ऐसे बैक्टीरियोफेज मिला जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है। पहली चीज ये वाले केस में। क्लियर है बच्चों? दूसरी केस में क्या मिल रहा है बच्चों, मुझे ऐसा बैक्टीरियोफेज चाहिए था, ऐसा वायरस चाहिए था जिसके प्रोटीन्स में रेडियो एक्टिविटी हो। तो मुझे प्रोटीन्स में रेडियो एक्टिव क्यों मिलेगी? क्योंकि है ना, ये बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोफेज जो है, वायरस जो है, वो बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करेगा। अगर बैक्टीरिया में खुद में बेटा अगर सल्फर रेडियो एक्टिव हो, ठीक है, तो बेटा वैसे हमें वायरस मिलेंगे जिनमें प्रोटीन्स रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। तो आर यू श्योर? है ना? तो ये थर्ड सर बेसिक है बच्चों, थर्ड बेसिक। बोलो।
सर फर्स्ट केस में जो वायरस है उसके प्रोटीन पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस ग्रो नहीं करेगा। रेडियो प्रोटीन्स पे आएगा ही कैसे? मैंने पहला पॉइंट तो यही बताया ना, फर्स्ट बेसिक तो यही है कि फास्फोरस इज ओनली इन द डीएनए नॉट इन द प्रोटीन। यस सर। हाँ, पहला बेसिक ही ये है, मैंने यही कहा ना। अगर आप ये बेसिक से चूक गए तो आपको ये एक्सपेरिमेंट ना समझेगा। तो पहला बेसिक पहले समझो कि प्रोटीन्स में फास्फोरस नहीं होता, ठीक है। इसीलिए जब हम रेडियो एक्टिव फास्फोरस के ऊपर बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं तो बैक्टीरिया के भी डीएनए में फास्फोरस नहीं होगा। उन बैक्टीरिया के ऊपर जब वायरस ग्रो करते तो उसके भी, है ना, प्रोटीन्स में फास्फोरस नहीं होगा। जो भी होगा उसके डीएनए में फास्फोरस होगा, बैक्टीरिया में भी, है ना, और वायरस में भी। करेक्ट है, बिकॉज प्रोटीन्स में कभी फास्फोरस होता नहीं है। प्रोटीन्स डू नॉट हैव। बारे में समझ में। दूसरी पॉइंट यही है कि सल्फर इज ओनली प्रेजेंट इन द प्रोटीन नॉट इन द डीएनए। तो जब मैंने सल्फर रेडियोएक्टिव मीडियम के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो किया तो बैक्टीरिया के प्रोटीन्स में सल्फर है, वहां पे आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जब इन बैक्टीरिया के ऊपर वायरस को बेटा ग्रो किया हमने, बेटा वायरस के प्रोटीन्स में रेडियो एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। आपको बात क्लियर है क्या सबको? अगर यस ये सर। क्लियर है तो एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में, है ना, सीधा एंट्री मारेगा, नहीं तो नहीं। सर क्लियर है सब लोग? सर फर्स्ट केस में हमें कल्चर करने के बाद वायरस में रेडियो एक्टिव डीएनए मिला ना? बिल्कुल डीएनए ही मिलेगा, क्योंकि डीएनए में ही फास्फोरस होता है ना। फॉस्फोरस है। यस सर। हाँ, देखो आप और ये पहले वाले बेसिक को छोड़ करके कुछ नहीं समझ सकते नीचे। क्लियर है? यस सर, समझ गया सर मैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये है आपका बैकग्राउंड। अभी चौथा बेसिक, दिस आर द थ्री बेसिक्स। मैं वन बाय वन प्रॉपर पैरेलल बेसिक्स बनाया। देखो अभी चौथा बेसिक देखो। फोर्थ बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि देखो, अगर आपने ये जो कल्चर मीडियम है, होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। जब भी बैक्टीरिया वायरस, है ना, इनका इंटरेक्शन होगा तो ये जो प्रोटीन कोट होता है ना, ये बाहर ही रह जाता है ना। इसको बोलते हैं हम लोग घोस्ट। ठीक है, आज हम लोग जानते हैं ये। और ये जो है इसका इसका डीएनए, और वायरस का जो डीएनए वो अंदर चला जाता है। अब हमें ये पहले नहीं पता था, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ देखो, अगर मेरे पास 1 मिलियन बैक्टीरिया है, ठीक है, उनके ऊपर मैंने 2 मिलियन वायरस छोड़ दिए, तो बेटा हर एक के अंदर बेटा वो वायरस डीएनए तो चला जाएगा, ठीक है। बाकी जो बाहर बचेंगे वो सारे बेटा प्रोटीन होंगे, अंदर डीएनए जाएगा, ठीक है। अब इन सब बैक्टीरिया को मैंने जमा किया, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, पूरे 1 मिलियन बैक्टीरिया, जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया सबको एक टेस्ट ट्यूब में डाला। एक सॉल्यूशन में बेटा ये पूरे बैक्टीरियल कल्चर को, वायरस को, सबको डाल दिया, और बहुत तेजी से आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, ठीक है, 15,000 रोटेशंस पर मिनट, ठीक है, बहुत तेजी से उनको टेस्ट ट्यूब को हम लोग रोटेट कराते हैं। इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। बेटा जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो होता क्या है कि जो भी बड़े पार्टिकल्स है, जो डेब्रीज बहुत बड़े बड़े हैं, वो सारे नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, और जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन में, लिक्विड में तैरने लग जाते हैं, ठीक है। आप में से कौन बच्चा बताएगा कि लिक्विड में क्या होगा, बैक्टीरिया या वायरस के रिमेनेंट घोस्ट? तो आंसर बड़ा सिंपल है। यहाँ पे बच्चों जो सस्पेंशन होता है, या सुपरनेटेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये जो सस्पेंशन या सुपरनेटेंट है, यहाँ पे आपको मिलेंगे ढेर सारे घोस्ट, जो कि बैक्टीरिया में घुसे ही नहीं, अंदर गए ही नहीं, वो बाहर ही रहे। इसीलिए इसमें तैरने वाले जो लिक्विड है, क्योंकि वो इतने हल्के हैं कि वो, है ना, उनकी डेंसिटी इतनी कम है कि वो ज्यादा सेटल नहीं होंगे। बट अंडरस्टैंड दिस, इसको बोलते हैं पैलेट। तो पैलेट में क्या होगा बेटा? पैलेट में होंगे बैक्टीरियल डेब्रीज, ठीक है, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स है सारे बेटा यहाँ पे होंगे। क्लियर है? यस बच्चों, है ना, ये बेसिक क्लियर है? सर ये हाँ, नहीं समझ में आया।
आसान है। सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता है, हैव यू हर्ड अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन? यस सर। हाँ, तो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में? हम लोग टेस्ट ट्यूब में पार्टिकल्स डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, उसको रोटेट कराते हैं। तो जो पार्टिकल जितना डेंस होगा, जितना हेवीली डेंस होगा, वो नीचे की तरफ सेटल होगा, करेक्ट है ना? यस सर। जिनकी डेंसिटी बहुत कम है ऊपर तैरेंगे। अब जो है ये मिश्रण है, ये वाला 1 मिलियन वाला, ठीक है, इनको जब हमने एक मिक्सचर बनाया, टेस्ट ट्यूब में डाला, लिक्विड में डाल दिया, रोटेट किया। अब जो रोटेट करेंगे बड़ी तेजी से, इफ यू है ना, व्हेनेवर, सो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? लिक्विड में जो ऊपर ऊपर रहेंगे ये वाले घोस्ट रहेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे, वो अंदर गए ही नहीं, बैक्टीरिया के सेल के साथ अटैच हुए नहीं प्रॉपरली, इसीलिए ऊपर ही तैरते रहेंगे, यहीं पे रह जाएंगे, मिलेंगे आपको अल्टीमेटली आफ्टर, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन। और जो बैक्टीरिया के अंदर है जो कुछ भी बेटा, वो यहाँ पे आपको पैलेट में मिलेगा, ठीक है? तो जो कुछ भी बैक्टीरिया के अंदर है, बैक्टीरियल सेल है, वो सारे बेटा नीचे जमा हो जाएंगे, क्योंकि वो हैवी है, बड़े सेल है। वायरस के जो घोस्ट पार्टिकल्स है, प्रोटीन पार्टिकल है, कैप्सिड्स है, वो बेटा इधर बेटा लिक्विड में आपको तैरते हुए देखने को मिलेंगे, सस्पेंशन में तैरते हुए देखने को मिलेंगे। इस तरह से हमें दो सेपरेट चीजें मिलती है, एक बैक्टीरियल कलेक्शन और एक बेटा कैप्सिड का कलेक्शन। क्लियर है? यस यस सर। यस तो ये सर। चौथा और आखिरी बेसिक है। अब अगर ये सारी बेसिक्स आपको क्लियर है तो बेटा आपके लिए एक्सपेरिमेंट आसान है, बहुत ही आसान, इजी। अगर हम बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, फिफ्थ बेसिक क्या है? अगर हम लोगों ने रेडियो एक्टिव क्या लिया, हमने जब, है ना, मतलब उन्होंने, हर्षी और चेज ने जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया ना, ठीक है, और फिर उसको घुमाया ऐसे गोल 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 गोल, तो उनको जो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली वो मिली बेटा पैलेट में, सस्पेंशन में नहीं। तो इससे क्या साबित होता है, कौन बताएगा? सर क्योंकि उसमें डीएनए था। नहीं, इससे ये साबित होता है कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जाता है, प्रोटीन नहीं। क्लियर है क्या? क्योंकि पैलेट में अगर रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि डीएनए ही अंदर गया है, क्योंकि फास्फोरस डीएनए में ही मिलता है, प्रोटीन में नहीं, ठीक है? जब बेटा हम लोग रेडियो एक्टिव सल्फर लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, बेटा आपको रेडियो एक्टिविटी सिर्फ इसमें मिलेगी, सुपरनेटेंट में। क्यों? क्योंकि सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है और यहाँ पे प्रोटीन बेटा जो है बाहर की तरफ है, ठीक है, ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। तो सुपरनेटेंट में अगर रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे, इससे ये पता चलता है कि कैप्सिड्स हमेशा बाहर रहते हैं, कभी सेल के अंदर जाते नहीं, ठीक है? पैलेट में रेडियो एक्टिविटी तब दिखाई देती है जब फास्फोरस रेडियो एक्टिव हो। उससे ये पता चलता है कि डीएनए ही सेल के अंदर जाता है। मतलब वायरस के अंदर दो ही चीजें, या तो डीएनए या तो वायरस, तो उसका जेनेटिक मटेरियल या तो प्रोटीन हो सकता है ना, या तो बेटा डीएनए हो सकता है, ठीक है? तो कभी प्रोटीन अंदर जाता ही नहीं बैक्टीरिया के अंदर, तो वो जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। अंदर जाता कौन है? बैक्टीरिया के अंदर जाता कौन है? डीएनए, वही रेप्लिकेशन कराता है। इसीलिए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है और अपनी कॉपीज बनाता है। बात क्लियर है क्या? यस सर। बात क्लियर है? तो ये है बेटा हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो हर्शी एंड चेज यही एक्सपेरिमेंट बताते हैं। उन्होंने क्या बताया? 2 टाइप्स ऑफ द फेज पार्टिकल्स, फेज पार्टिकल मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस, बैक्टीरिया को कील करने वाले वायरस को हम लोग फेज पार्टिकल्स कहते हैं। एक लिया बेटा S35 और एक है P32 टाइप्स, were produced by growing in bacteria with the radioactive S35 and P32, जो मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे मैं ये वायरस बनाऊंगा। These 2 types were separately made to infect normal bacterial cells, ठीक है? कुछ बेटा हम लोगों ने रेडियो एक्टिव सल्फर वाले वायरस बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिए अलग से, और कुछ बेटा रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले वायरस जो है दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए डाल दिए। When these normal bacterial cells were analyzed for radioactivity,
No S35 was reported and P32 was reported in bacterial cell. तो बैक्टीरियल सेल के अंदर कभी सल्फर गया नहीं, बट रेडियो एक्टिव वाला जो फॉस्फोरस है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर घुसा, which were infected with the P32 phase. This is because sulfur does not form part of the DNA. DNA में कभी सल्फर होता ही नहीं है, and phosphorus only form the part of the DNA. Hence, and a P32 radioactivity was found in the bacterial cell infected with the P32 phase, which confirms that DNA to be the genetic material. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि है ना, डीएनए ही बैक्टीरियल सेल के अंदर घुसता है, मल्टीप्लाई करता है और अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना बना करके भेजता है। ठीक है, ये प्रोटीन कभी नहीं कर पाता। तो ये है बेटा डायरेक्ट एविडेंस जो दिखाई देता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को विद इन द बैक्टीरियल सेल आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आजकल हमने ऐसे माइक्रोस्कोप भी बनाए हैं ना। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये वही है, देखो डीएनए लेबल्ड विद द P32 यहाँ पे आपके सामने दिखाया जा रहा है ना। ये वायरस है, वायरस में डीएनए लेबल्ड है, उसने बैक्टीरिया को इन्फेक्शन किया, मतलब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए घुस गया, है ना, कैप्सिड बाहर ही रह गए, डीएनए अंदर घुस गए। ठीक है, फिर बेटा नया कैप्सिड वगैरह बना करके निकलते हैं। ठीक है, सो जो भी बैक्टीरिया रेडियो एक्टिविटी हमें दिखाई देती है वो विद इन अ बैक्टीरिया देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि डीएनए है ना, वो फास्फोरस लेके है जो रेडियो एक्टिव है, तो हमें दिखाई देता है। यहाँ पे देखो प्रोटीन कोट लेबल्ड विद द S35। देखो यहाँ पे प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है। अब जब ये प्रोटीन कोट शाइन कर रहा है, इल्यूमिनेशन दिखा रहा है, ये बाहर ही है, गया नहीं अंदर। ठीक है, और जो नए वायरस भी बन के निकलेंगे उनमें भी रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो प्रोटीन रेडियो एक्टिव थे पहले ही खत्म हो गए, वो तो बाहर ही फेंक दी गई। ये देखो, तो जब आप रेडियो एक्टिविटी टेस्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है, सो आपको ये पता चलेगा बच्चों कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी सिर्फ है ना डीएनए दिखाता है अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर, प्रोटीन्स नहीं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। यस एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो बताइए इतना सब पढ़ने के बाद में नीट वाले क्वेश्चन क्या पूछते हैं, है ना? Which of the following experiment gives the direct evidence of as the DNA as a genetic material? तो आपका आंसर क्या होगा? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल। या तो उन्होंने पूछा यार कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था, है ना। मैंने बार बार बोला है बैक्टीरिया कौन सा यूज किया था, बैक्टीरिया यूज किया था इश्चेरिचिया कोलाई नाम का। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग ये बताओ कि उन्होंने कौन सा वायरस यूज किया था। मतलब बैक्टीरियोफेज तो है, बट बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फेज बैक्टीरिया होते हैं, तो उन्होंने कौन सा बैक्टीरियोफेज यूज किया था? T3, T4, एम फेज, लैम्बडा फेज, कौन सा? ठीक है, इन चार में से। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके पास में है। ठीक है, तो फेज लिखना, T3 फेज, T4 फेज, एम फेज, ऐसा फेज इस तरह से। ठीक है, तो ये इसमें से कौन सा बेटा वायरस उन्होंने यूज किया था? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। क्लियर है? ठीक है, नाउ अब देखो हमें तो साबित हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट दिए, ये हुआ वो हुआ, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सम अदर फैक्ट्स टू प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, the existence of DNA as a genetic material is further confirmed by the following facts. The total DNA content in all diploid cells of an organism and in the cells of all simple world belonging to a species is same. मतलब होता क्या है कि अगर आप किसी भी स्पीसीज को देखोगे ना, तो उसमें जो टोटल डीएनए कंटेंट होता है वो हमेशा एक जैसा ही होता है। ठीक है, इसीलिए वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी है उस स्पीसीज की। दूसरा, द गैमेट्स कंटेन हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, जब भी आप गैमेट देखोगे तो उसमें आधा ही अमाउंट होता है डीएनए का प्रेजेंट इन देयर पेरेंट सेल्स।
और इन द सोमैटिक सेल। इसका मतलब वो पहले हाफ होता है फिर जाकर के डबल हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होगा। इससे भी साबित होता है फर्टिलाइजेशन डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो फर्टिलाइजेशन से भी साबित होता है कि फिर से रिस्टोर होता है अमाउंट ऑफ डीएनए। इसका मतलब यही तो इनहेरिटेंस है, पहले हाफ हुआ फिर रिस्टोर हुआ। ठीक है। देन ड्यूरिंग सेल मेटाबॉलिज्म इट इज ओनली डीएनए व्हिच मेंटेन्स इट्स इंटीग्रिटी व्हाइल प्रोटीन्स लॉस इट। ठीक है। तो बेटा जब भी हम लोग सेल का मेटाबॉलिज्म देखते हैं तो बेटा डीएनए कभी अपने आप को बदलता नहीं है, इट विल नेवर चेंज, है ना। बट प्रोटीन जो होते हैं वो अपने अलग अलग फंक्शनल के हिसाब से आपके कॉन्फ़िगरेशंस, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऐसे कुछ बना सकता है। ठीक है। तो वो अपनी इंटीग्रिटी जो है वो हमेशा मेंटेन नहीं रखता। डीएनए लॉसेस इट्स इंटीग्रिटी ओनली ड्यूरिंग म्यूटेशनल प्रोसेस। अगर म्यूटेशन हुआ तो ही डीएनए बदलेगा, अदरवाइज बाकी किसी सीन में डीएनए में कोई बदलाव नहीं आता। इट इज टू मच स्टेबल। बट प्रोटीन ऐसा नहीं कर पाता। डीएनए कंपोजिशन इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पीसीज। किसी भी एक स्पीसीज में डीएनए का कंपोजिशन, उसके सीक्वेंसेस, उसके जेनेटिक सीक्वेंसेस एग्जैक्ट वैसे ही होते हैं। ठीक है। ये डिफर भी करेगा इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग डीएनए का सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। म्यूटेशंस आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ आइदर चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और चेंज इन द अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए मतलब क्रोमोसोम के चेंजेस में अगर है ना, तो ही बेटा म्यूटेशन होता है। Cells with the similar heredity origin have a DNA of a similar composition। मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब अगर डीएनए थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाए, मतलब हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी जब पढ़ते हैं, so if there is any change in DNA structure, composition, behavior, there will be change in that organism। ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म में भी चेंज होगा। डाउन सिंड्रोम होता है क्योंकि एक क्रोमोसोम पूरा एक डीएनए एंटायर बेटा सेपरेट आ जाता है। ऐसा प्रोटीन के साथ होता है क्या? नहीं होता है कि नहीं? ऐसा प्रोटीन के साथ नहीं होता। आप ज्यादा प्रोटीन खा लोगे तो आप अलग इंसान बन जाओगे, नहीं, है ना। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो ये है बेटा कुछ सादी सी बातें। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम डीएनए और आरएनए को कंपेयर करेंगे तब पढ़ेंगे कि डीएनए क्यों ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द आरएनए। मतलब why DNA is a genetic material, why not the RNA। ये जो चीज है ये आपको ये समझाती है कि why protein is not the genetic material। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है क्योंकि ना वो रेप्लिकेट कर पाता है, ना अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन कर पाता है। ठीक है। और ना ही बेटा उसमें कोई ऐसे गैमेट में, सोमैटिक सेल में कोई चेंजेस होते हैं, और ना ही उसमें कुछ जो चेंजेस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है बच्चों। The transforming principle of Diplococcus is found by Avery, MacLeod and McCarthy was। तो आपको तो पता है वो प्रिंसिपल क्या था बेटा? DNA, है ना, B। उसके बाद है in 1944 Avery, MacLeod and McCarthy repeated Griffith's experiment successfully। They separated the proteins, carbohydrates and DNA of the S3 मतलब smooth strain and separately mix them in a pure culture of the R2 मतलब rough strain, R2 बोलते हैं उसको। ठीक है। Only DNA could bring transformation of R2 type into S3 and not proteins or the carbohydrate। Transforming experiment was the first performed on। तो बेटा ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कौन से बैक्टीरिया के ऊपर सबसे पहले परफॉर्म किया गया था? आंसर ये है डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है ना इसका आंसर? हाँ हाँ। देखो दोनों में फर्क क्या है मैं आपको थोड़ा बता दूं। डिप्लोकोकस का मतलब ये देखो गोल गोल बैक्टीरिया कोकस होता है। अब ये सिर्फ कोकस है। अब देखो अगर मैंने एक और दो बार लिख दिया तो ये बन गया डिप्लोकोकस। बट समटाइम्स यू नो इसके कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। 1 2 3 ऐसे कभी भी अगर कोकस चेन में लग जाए ना तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इट्स ए स्ट्रेप्टोकोकस। तो इट कैन बी अ डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है। अगर दो रहे तो इट कैन बी अ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो 4 है बस, मतलब ज्यादा है तो मोर देन 2। ठीक है। स्ट्रेप्टो मतलब चेन फॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है। यस एवरीवन इज क्लियर?
चेन फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं, हाँ ये दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये रहा बेटा एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे पूछना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक मैं जो चीज है यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। बच्चों मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब जो इसमें ये जो माइस है ना, इसकी डेथ हो गई थी, इसको हमने आर स्ट्रेन डाला, हीट किल स्ट्रेन डाला, इसकी डेथ हो गई, इसको निमोनिया हुआ, डेथ हुई। तो जब उसका मैंने बेटा सीरम आइसोलेट किया, ब्लड सीरम आइसोलेट किया, तो ब्लड सीरम आइसोलेट करके उसका जब मैंने कल्चर किया तो मुझे कौन सा कॉलोनीज मिली, स्मूथ वाली मिली, ठीक है, स्मूथ कॉलोनीज मिली, तो एस्ट्रेन। बट अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो बैक्टीरिया, ये जो है, ये डेथ हुई, यहाँ पे डेथ हुई, ठीक है। तो अगर मैं इसका ब्लड सीरम आइसोलेट कर लेता हूं तो मुझे कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा इस सेकंड केस में? तो आंसर वही है बच्चों, है ना, वही मिलेगा, है ना। एस्ट्रेन है, जिंदा है ना। चूहा मर गया है, माइस की डेथ हो गई, बट बेटा उसके सीरम में एस्ट्रेन अभी भी एक्टिव है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको लेंगे तो इसके भी बेटा सीरम से हमें एस्ट्रेन ही मिलेगा, समझ रहे हो? पक्का, मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो बड़े ध्यान से। अब मैं और एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर सपोज बेटा ये आर स्ट्रेन है ना, आर स्ट्रेन अभी ये सर्वाइव कर गया, ये तो इसकी डेथ नहीं हुई, अगर मैं इसका सीरम आइसोलेट कर लेता हूँ, इफ आई विल आइसोलेट द सीरम ऑफ दिस वन, तो मुझे क्या मिलेगा? रफ क्या मिलेगा बताओ? तो इसका आंसर आप, हाँ क्या बेटा? सर रफ स्ट्रेन मिलेगा ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है ना, हमें वो बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डब्ल्यूबीसीएस ने उसे मार डाला, ठीक है, वो जिंदा नहीं बचे। यस सर। यस, है ना। तो यहाँ पे कुछ बहुत से बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ एस्ट्रेन मिला, यहाँ एस्ट्रेन, यहाँ आरस्ट्रेन मिलेगा। आरस्ट्रेन नहीं मिलेगा, आरस्ट्रेन अगर मिलता तो ये भी मर जाता था। आरस्ट्रेन मर गया इसीलिए डिसीज नहीं कॉज करा पाया, अगर वो सरवाइव कर जाता उसके ब्लड में तो वो भी डिसीज कॉज करा पाएगा। कैप्सूल नहीं था इसीलिए मारा गया। आर यू श्योर? यस सर। तो यू विल गेट नो स्ट्रेन हियर। सेम केस आल्सो हियर, यहाँ पे भी बेटा हीट किल्ड एस्ट्रेन डाला तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बैक्टीरिया जो भी है, जो भी डेब्रीज है, सब बेटा हमारे डब्ल्यूबीसीज खा जाएंगे, खत्म कर देंगे उसको। सो बी केयरफुल अबाउट दिस, मतलब है ना, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप बिल्कुल भी गलत जवाब मत देना, मतलब कोई कंफ्यूजन मत लाना दिमाग में। यस और नो? एक और क्वेश्चन आता है कि क्या एवेरी मैकलियोड और मैककार्टी, मतलब हु प्रूव्ड दैट द डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना, एक्सपेरिमेंटली। तो अगर आप ये आंसर दोगे एवेरी मैकलियोड और मैककार्टी तो फिर गलत हो जाता है, ठीक है, पक्का ना, है ना। यस। क्योंकि वो पूरी तरह से एक्सेप्टेड नहीं था। जो रियल प्रूफ हमें मिला है पहला प्रॉपर, वो था बेटा व्हाट वी कैन से द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यस, तो ये रहा बेटा जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात की है। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें डेफिनेटली पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। देखो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम लोग बायोमोलेक्यूल चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें आपने बहुत सारी बातें उसमें पढ़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होगा? जो भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं पॉली। सर हमें सर ने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि सर ने बोला था कि 12th में पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। बढ़िया है, वैसे मैं सब बता ही नहीं वाला हूँ यहाँ पे, डोंट वरी, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो भी होते हैं वो होते हैं बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी ये क्या मतलब हुआ? सिंपल है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि इनका जो मोनोमर है, उनका जो बेसिक यूनिट होता है न्यूक्लिक एसिड्स का, वो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो इट इज एन पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो कहाँ मिलते हैं ये? न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म, दोनों जगह पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में भी मिलता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, ठीक है।
तो आपने पहले पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो, तो फिर भी बेटा हम लोग इसको अभी तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, क्योंकि ये समझना है हमें। तो वो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, प्लास्टिड्स में मिलता है, सो ये सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा। It has been now confirmed that the nucleic acids are associated with the protein synthesis. और अभी हमें बिल्कुल 100% पता है कि न्यूक्लिक एसिड से ही बेटा प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस बिना न्यूक्लिक एसिड के प्रेजेंस के हो नहीं सकता। तो लेट्स अंडरस्टैंड कंपोजिशन, मतलब इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्या क्या चीजें आपको न्यूक्लिक एसिड्स में देखने को मिलती है। नंबर 1, न्यूक्लिक एसिड्स आर द जायंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो, जब हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल ये वर्ड यूज करते हैं तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन द 1000 डाल्टन, ठीक है। उनका मोलेकुलर वेट जो है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको मैक्रो मॉलिक्यूल इस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। Now having a complex structure and very high molecular weight, अभी high molecular weight मतलब it must be always greater than, ठीक है, greater than ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है, greater than 1000 डाल्टन। डाल्टन is a unit. Now nucleic acids are composed of the polynucleotides chains consisting of large number of nucleotide polymers joined by into a linear unbranched chain। तो एक unbranched chain बनती है न्यूक्लिक एसिड की, है ना, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ब्रांचेस नहीं होते उनमें। They are thus polymers of the nucleotides. Simple, they are the polymers of the nucleotide. Now एक एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये यूनिट है बेटा। अब उसमें उस न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है बच्चों पेंटोज शुगर, ठीक है, जिसको हम लोग या तो राइबोज शुगर बोलते हैं जो कि आरएनए में रहेगा, और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में होगा, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन और pyrimidine, ये सब होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमाइन, है ना, ये डीएनए में, और यूरेसिल है तो आरएनए में। उसके बाद अब मॉलिक्यूल ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, और एक चीज होती है फॉस्फोरिक एसिड। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई न्यूक्लिक एसिड्स आर एसिडिक, तो आंसर है ड्यू टू द फॉस्फोरिक एसिड। इजी है ना, फॉस्फोरिक एसिड है ऐसी तो इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट। नाउ अगर हम पूरा डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं सही ढंग से, मतलब आरएनए के, डीएनए के, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर्स है। In the polynucleotide chain, the phosphate group of one nucleotide at 5' carbon of the sugar is linked through a phosphodiester bond to 3' carbon of the pentose sugar of the adjacent। अभी देखो, अभी ऐसे पढ़ने से क्लियर होता नहीं है, तो हमें प्रॉपर एक डायग्रामेटिक वे से बेटा इस सभी चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल पे, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं है। सो देखो, यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं एक सिंपल अगर क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब भी डीएनए बनेगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे तो ही बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट। बट देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो एक चीज लिखी है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हम लोग लिख रहे हैं 3' ना, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐसा लिखा जा रहा है। तो ऑब्वियसली बेटा इसको हम लोग देखेंगे कि मतलब ये क्या चीज है, क्या ऐसा क्यों लिखा जा रहा है 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो द अल्टरनेटिंग शुगर फॉस्फेट शुगर कंपोनेंट फॉर्म द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो जो भी स्ट्रैंड बनता है उसमें शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, इस तरह से उसमें आपको कंप्लीट जो है बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है बनते हुए दिखाई देती है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे एक और बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि पहले कार्बन पे होता है हमेशा, ठीक है। सो विल स्टडी दैट वन।
नाउ देखो, न्यूक्लिक एसिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। एक को बोलते हैं डबल रिंग्ड प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं बेटा सिंगल रिंग्ड पायरिमाइडिन्स। नाउ देखो यार, ये सब कुछ हमें प्रॉपरली डायग्रामेटिकली समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एक काम करते हैं, मैं सिर्फ आपको नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। अगर आप नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे तो नंबर 1 ये जो चीज है और ये वाला सेकंड, इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इन दोनों में ही आपको डाइसाइक्लिक कंपाउंड देखने को मिल रहा है। दैट मींस दे हैव अ 2 रिंग्स ऑफ, है ना, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। यस, कैन यू सी इट? ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है जिनमें डबल रिंग्स होते हैं उनको ही हम लोग प्यूरिन्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज द प्यूरिन्स। सिंपल, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप नीचे देखोगे तो यू हैव 3 कंपोनेंट्स। एक का नाम है थायमाइन, एक है साइटोसिन और एक है यूरासिल। बट अगर आप इन तीनों को देखोगे तो आप डिफर कर पाओगे, है ना। इनमें सिर्फ एक ही रिंग है, मतलब इट इज अ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इनको हम लोग बोलते हैं पैरिमाइडिन्स। तो प्यूरिन्स और पैरिमाइडिन ये जो कंपोनेंट है इनको हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं, ठीक है। प्यूरिन्स डाइसाइक्लिक होते हैं, पायरिमाइडिन्स मोनोसाइक्लिक होते हैं। प्यूरिन्स डाइसाइक्लिक होते हैं, उसके 2 एग्जांपल हैं, एक है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन्स डाइसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस। Pyrimidines are monocyclic nitrogenous bases. Thymine, cytosine, uracil. These are the 3 examples. ठीक है। नाउ यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि नंबरिंग अगर आप देखो तो बड़ा ध्यान से, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन में आपको चीजें दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 अप टू 9 बेटा आपको, है ना, कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे इन द डाइसाइक्लिक कंपाउंड। एडेनिन के तरफ देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड नंबर पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 9th नंबर पे एक नाइट्रो प्रेजेंट है। सो है ना, यहाँ पे 7 नंबर पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑन द कार्बन 6 देयर इज अ नाइट्रोजन। तो वी कैन अंडरस्टैंड हियर दैट द 1 3 7 ये जो नंबर है ये एकदम प्योरली नाइट्रोजन वहां पे आपको देखने को मिलता है in case of what the adenine, ठीक है। नेक्स्ट इफ यू सी द ग्वानिन आल्सो, तो ग्वानिन में भी आप देखो अगेन द फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, थर्ड नंबर नाइट्रोजन, 9th नंबर नाइट्रोजन, 7th नंबर नाइट्रोजन। हियर on the 6th there is nothing. yes or no? तो आप डिफरेंस देख सकते हो, यू कैन सी द डिफरेंस हियर, है ना। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो कार्बन 6 कार्बन 6। मतलब अगर आप प्यूरिन्स के बारे में बात करो तो 1 3 7 9 1 3 7 9 ये कॉमन है नाइट्रोजनस पोजीशंस के लिए। आपको दिखाई दे रहा है? यस एवरीवन, क्लियर है बच्चों? यस और नो, है ना। दोनों में ही मतलब नाइट्रोजन की कॉमन पोजीशन से यहाँ पे आप देख सकते हो इवन सेकंड कार्बन पे, बट ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन को इग्नोर मत कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन पायरिमाइडिन्स में अगर आप देखेंगे तो इनके सब पायरिमाइडिन आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखो 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, तो आप तीनों ही 1 नंबर पे आप देख सकते हो, आपको, है ना, नाइट्रोजन देखने को मिलता है। नाउ अगेन इफ यू सी हियर नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3, सो 1 and 3, ठीक है। इन दोनों ही बेटा पोजीशन के ऊपर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा इन केस ऑफ व्हाट द प्यूरिन। तो बेटा अगर मैं पायरिमाइडिन और प्यूरिन के बारे में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखो 1 and 3 डिफरेंस सिर्फ 7 9 का है, क्योंकि अदर एक रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। और खास बात देखो, एक चीज नोटिस करना आप लोग, सारे ऑड नंबर है 1 3 7 9 5 को छोड़ के, है ना। 1 3 है ना, और 1 3 उधर है ही, तो 1 3 7 9 ऊपर। सो ये है बेटा नाइट्रोजन के पोजीशन। एक और चीज नोटिस करने वाली है कि अगर आप थायमीन और यूरासिल को देखोगे, थायमीन और यूरासिल,
ठीक है, इन दोनों को अगर देखोगे तो एक बहुत बेसिक डिफरेंस आपको कार्बन 5 पे दिखाई देता है। अगर आप कार्बन 5 पे देखोगे, सॉरी, अगर आप कार्बन 5 पे देखोगे तो आपको यहाँ पे बेटा देखने को मिल रहा है दिस वन, यू कैन सी हियर, है ना, आपको दिखाई दे रहा है बेटा एक हाइड्रोजन है यहाँ पे CH। बट इफ यू सी ऑन द थाइमिन, यही पोजीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है CH3 मिथाइल। अदर देन दिस दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कार्बन 2 को देखो सेम है, ये जो N3 सेम है, 4th पोजीशन सेम है, 6th पोजीशन सेम है। सो अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ द अरेंजमेंट इज देयर। तो हम लोग बोलते हैं थाइमाइन इज अ मिथाइलेटेड यूरेसिल। क्या है बेटा? थाइमिन क्या है? इट्स एक्चुअली मिथाइलेटेड यूरेसिल। मतलब एक चीज एक्स्ट्रा है इन थाइमिन। तो आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में मिथाइलेटेड यूरेसिल होता है। आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल, और डीएनए में क्या होता है? मिथाइलेटेड यूरेसिल। मिथाइलेटेड यूरेसिल, थाइलेटेड, थाइमाइन कर में समझ में आ रहा है क्या? बच्चों समझ में आ रहा है? थाइमिन इज प्रेजेंट। तो ये है बेटा प्यूरिन्स और पेरिमिडिन्स जो एक्चुअली नाइट्रोजनस बेसिस हमें देखने को मिलते हैं इन डीएनए एज वेल एज इन आरएनए। ठीक है, 2 प्रकार के प्यूरिन्स है, 2 प्रकार के पायरिमाइडिन्स है। एवरीवन इज क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस नोट के साथ यहाँ पे हम लोग है ना इस पॉइंट को रोकते हैं। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जो भी चीजें हैं एकदम फ्रेश माइंड से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखो यहाँ फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर एंड एवरीथिंग इज देयर। सो विल स्टडी देम, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पैरामाइडिन्स प्यूरिन के बीच में डिफरेंसेस एंड ऑल द थिंग्स आर गिवन, that are also given in your notes also। ठीक है, so you can go through it, read the NCERT। जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताए हैं अभी वो सारे आपके NCERT में पहले ही दिए गए हैं। तो read them carefully, understand them। ठीक है, that is most essential thing for this chapter। क्लियर है? तो बच्चों आज हम लोग यहाँ ना क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, है ना, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। Thank you।